बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। सुबह सवेरे शो लेकर हम आते हैं, बड़ी मेहनत से हम दिन रात तैयारी करते हैं पूरे 9:04। हाँ, पूरे 5 मिनट। आप अंदाजा करें, घड़ी जो है वो 1 मिनट पीछे है। अब ये चेक करें कि ये साजिश है या मुदाखलत। ये अच्छा है, 1 मिनट पीछे है तो ठीक है, कोई बात नहीं। बात। अच्छा जी, मौसम की ज़रा मैं बात करी थी। अब मुझे थोड़ा सा एतराज़ है इस बात पे कि कराची में कहा जा रहा है जी बूंदाबांदी हो रही है। नो डाउट हो रही है, रोज़ाना की बुनियाद पे बादल आते हैं, छा जाते हैं, अंधेरा छा जाता है, उसके बाद बादल हल्के हल्के बरसना शुरू हो जाते हैं। हाँ नहीं, ज़रा सीक्वेंस वाइज चलते हैं। सुबह होती है, गर्मी होती है, सूरज अपनी झलक दिखाता है, हम कहते हैं आज कितनी गर्मी होगी, फिर अचानक से बादल बनना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे, फिर मौसम में हम देखते हैं अंधेरा छा जाता है, फिर कोई 3-4 बजे के करीब वो बरसना शुरू हो जाते हैं, कभी कभार फिर शाम हो जाती है। उसके बाद इतनी गर्मी, इतना हब्स होता है। वो जो कहा जा रहा है ना कि जी मौसम खुशगवार हो गया, कहाँ है वो खुशगवार? अच्छा, मेरे ख्याल में ये और गर्मी का जोर टूट गया। ये फिनोमेना हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कल आई वाज स्पीकिंग टू अ पर्सन, तो उन्होंने ये कहा कि भाई, मैंने कहा मौसम खुशगवार हो जाता है। उन्होंने कहा मौसम खुशगवार कुछ नहीं होता, सिर्फ जब बारिश होती है जिस दौरान 15-20 मिनट, उस दौरान मौसम शायद बेहतर हो जाता हो। Correct. उससे हट के हब्स और शदीद हो जाता है। मैंने पूछा क्या रीज़न है इसका? उसने कहा भाई सावन का महीना है, सावन का मौसम ऐसा ही होता है, भले आप कराची में देखें, पंजाब में देखें, जहाँ पर देखें हब्स इसी तर्ज का, इसी तरीके का मौजूद है। और सावन के महीने में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिस तरीके से हमें कल वो महकमा मौसमियात के जो चीफ सावन के मेट्रोलॉजिस्ट महीने से पहले से ह्यूमिडिटी है, वो क्यों बढ़ी, ये भी पूछते हैं। उसमें इजाफा हुआ है ना। कल वो शायद साहब बता रहे थे ना, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट जो हमारे साथ थे, कि ग्लोबल पैटर्न्स में चेंजिंग आ रही है, तो उसकी वजह से ही हो रहा है। लेकिन बारिश को मौसम के खुशगवार होने से एंटिसिपेट करना, ये कोई रोमानवी जज्बात बेदार हो जाए तो दैट इज समथिंग एल्स। रोमांटिक होता है ना मौसम बारिश का। मौसम से आपका मूड अच्छा हो जाता है। अब वो जमाने गए कि आप ये स्टिल बैठ के सोचे कि मौसम जो है वो उसकी वजह से रोमांटिक हो गए हम। हाँ, तो बहरहाल फिर भी अब दीगर एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से आपका मूड अच्छा हो जाता है, जिसमें एक अदद ये है कि महीने के आगाज पे जो आपको मिला करती है उसे कहते हैं। और जब आप एटीएम में कार्ड डालते हैं और उस पर जो घर 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 की मशीन की आवाज़ होती है, अब तो बस ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो। खैर, अब तो उस पर दुख होता है क्योंकि पैसे निकल के जाते ही हैं। ये भी होता है। किसी दिन हम इस पर बात करेंगे कि 5000 का नोट अगर आप निकालें तो कैसे क्विकली, तो लोग सोचते हैं मैं नोट ही नहीं निकाल रहा 5000 का। खैर, ये तो हम बात करते रहेंगे और देखते हैं जी समंदरी हवाएं यहाँ कब चलनी शुरू होती हैं और ओवरऑल मुल्क में मौसम की क्या सूरत हाल है। तो ये है अशफाक इसाक सत्ती, मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। बड़ी जल्दी हमें याद आ गया और आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। तो कल का दिन हमने देखा एक भरपूर दिन था बहुत से हवालों से, और कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGI-SPR की जानिब से, जिसमें उन्होंने जो बाकायदा सिक्योरिटी अमन अमान के हवाले से बात की। उन्होंने डिजिटल दहशत गर्दों के हवाले से बार बार जिक्र किया और कहा कि जिस तरीके से दहशत गर्द मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, इसी तरीके से ये लोग भी नुकसान पहुंचाते हैं। अब बन्नू अमन मार्च के हवाले से उन्होंने डिटेल गुफ्तगू की। कहते हैं इसमें मुसल्लह अफराद शामिल थे, रियासत और फौज के खिलाफ नारे लगाए गए, छावनी की ज़ेरे तामीर दीवार गिराई गई और सप्लाई डिपो लूटा गया। आगे कहते हैं कि मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि फ़ौज का रद्द अमल कानून और ज़वाबित के मुताबिक था। वाक़े के बाद हंगामा खड़ा किया गया कि फ़ौज ने सीधी गोली चलाई। फिर वो ये आगे कहते हैं कि अदालती निज़ाम 9 मई के मनसूबा साज को ढील देगा तो इंतशार फैलेगा। अच्छा, DGI-SPR ने इस मौके में ये जो मीडिया ब्रीफिंग थी, मज़ीद ये भी कहा कि ये अज़्म इस्तेहकाम, जिससे मुतालिक काफ़ी बात हो रही है, ये मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि इंसदाद दहशत गर्दी की एक मरबूत मुहिम है। और एपेक्स कमेटी एलामिया में कहा गया था कि अज़्म इस्तेहकाम का मकसद पहले से जारी ऑपरेशन को मज़ीद मुस्तहकम और नज़रसानी शुदा नेशनल एक्शन प्लान से इससे बहुत बेहतर होगा ये मामला। तो ज़ाहिर है ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस ब्रीफिंग थी और उसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर किया गया। अमन अमान से रिलेटेड मामला डिस्कस हुए, इस पर बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ हैं। हारिस नवाज साहब, बताइएगा ओवरऑल अगर हम इस प्रेस ब्रीफिंग के बारे में बात करें, और ज़ाहिर है टाइमिंग भी बड़े मैटर करते हैं, आप इस पर क्या इनिशियली रिमार्क्स देंगे, कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी? लेकिन सदफ, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एंड वेरी नीडेड आल्सो, और बहुत ही अच्छे तरीके से DGI-SPR ने इसको एक्सप्लेन किया कि जो एक था कि जो मिलिट्री ऑपरेशन होने लगा है, बहुत ज़्यादा सिविलियन डिस्प्लेसमेंट होगी। उन्होंने बड़ा क्लियर किया इट इज़ अ काउंटर टेररिज्म कैंपेन, इट इज़ नॉट अ मिलिट्री ऑपरेशन। और फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले सिर्फ फौज लड़ाई कर रही है, शहादतें दे रही है, सिविलियन फोर्सेस शहीद हो रहे हैं और सिविलियन शहीद हो रहे हैं।
This time they want that the whole nation should join this counter-terrorism campaign. क्योंकि जब तक हुकूमत के तमाम और जितने इंस्टीट्यूशन हैं, जितनी ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो फौज और अवाम मिल के नहीं करेंगे, ये कामयाब नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो खास तौर पे एक क्रिमिनल माफिया, पॉलिटिकल माफिया, ये सारे मिल के जो एक नुकसान मुल्क को पहुंचा रहे, इसको साथ भी हमें करना पड़ेगा। इट मस्ट बी मल्टी होने चाहिए, कैंपेन होनी चाहिए, या इसको प्रॉन्ग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ताकि कम से कम इसमें पहले होता, इसमें मेन इशू ये है कि ये जो पैसा इलीगल आता है, वी मस्ट स्टॉप। जो इसको फाइनेंशियल टेररिज्म किया जा रही है ना, उसको रोकने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि इसके अंदर आपको देखें अरबों रुपए के सिगरेट्स आते हैं, स्मगल होते हैं, टायर स्मगल होते हैं, फिर बेनामी अकाउंट्स हैं, बेनामी प्रॉपर्टी है, गाड़ियां जो ये आपकी नॉन ड्यूटी पेड हैं, ये अरबों की तादाद में आ रही हैं। तो दिस होल मनी इज बीइंग फनल्ड टुवर्ड्स फाइनेंशियल टेररिज्म। अगर हम इसको साथ नेक्सस को ब्रेक कर देंगे तो इससे हमारे लिए कैंपेन आसान हो जाएगी। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस के, वो दे हैव टू आल्सो पार्टिसिपेट। आपके सामने बनू इंसिडेंट हो गया, अगर एक जलसा हुआ था अमन का, उसके बाद मार्च शुरू हुई, और अगर वहाँ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने प्रॉपर तरीके से जो दीवार गिरी हुई थी, कनाते लगी हुई थी, वहाँ पर पुलिस को तैनात करते, सिविल फोर्स को कर देते, तो कुछ भी ना होता। बट इफ यू लीव एवरीथिंग कि आए लोग आके और स्टोन पेल्टिंग कर दें, और आपको 200-250 लोग थे, यंग बच्चे आपने देखा कहते पत्थर मार रहे हैं पीछे, ठीक है, कैंप लगे हुए हैं, फौज के लगे हुए, आटा चीनी लूटना शुरू कर दिया। आई मीन फौज ये चीजें नहीं करने देती, इट इज रियली बैड, इट अफेक्ट द मोरल। फिर भी उन्होंने हवाई फायरिंग की, अल्टीमेटली दे एंड, और एक सिर्फ इंजरी जख्मी हुआ है, और कुछ 12-13 एक शहीद हुआ, एक जख्मी में। लेकिन इसको जी पता नहीं 50 लोग जख्मी हो गए, उसको कैसे सोशल मीडिया पे, टीवी पे, उसके बाद आपने ये लैपटॉप के ऊपर शुरू कर दिया करना। अच्छा, ये चीज है हारिस नवाज साहब, आप ये कह रहे हैं फायर कर दिया, वो देखें नहीं फौज ने गोली चला दी, लाहौर के फौज ने गोली नहीं चलाई, तो कह रहे हैं फौज ने गोली क्यों नहीं चलाई। अच्छा हारिस नवाज साहब, मेरा सवाल इस पे ये है, इफ यू कुड हियर मी, ये जो मामलात हैं, पहले इसको इसी तर्ज के मामले को कहा जाता था हाइब्रिड वॉरफेयर, अब ये डिजिटल दहशतगर्दी इसको कहा जा रहा है। एंड यू आर राइट, और DGISPR इज़ राइट इन द सेंस के किसी का भी दिमाग आप किसी को भी आप बहका सकते हैं ईजिली। तो ये आवाम का जब तस्करा किया गया, तो ऑब्वियसली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू अंडरस्टैंड कि फ़ौज की कुर्बानियाँ क्या हैं, और ज़ाहिर है कि फ़ौज से मुल्क का इस्तेहकाम के लिए फ़ौज का मजबूत होना कितना ज़रूरी है। तो ये जो माइंड सेट्स हैं, इनको कैसे चेंज करने का मैकेनिज़्म क्या हो सकता है, किस तरीके से उनको इस बारे में आइडिया दिया जा सकता है, क्योंकि एक अरसे से इस पर काम हो रहा है, अब तक उसमें कितनी कामयाबी मिली है आपकी नज़र में? इसमें देखें, ये जो हाइब्रिड वॉर है ना, सबसे पहले अभी है ही नहीं, जिसको 5th जनरेशन वॉर कहते हैं। जो पहले दे ट्राई कि वो अवाम की जो फाइट नेशन की विल है ना, उसको ब्रेक कर, और वो ये है कि ऐसी फेक न्यूज़ लेकर आए जिससे फौज और अवाम में दूरियां पैदा हो जाए, ठीक है, उसके बाद आपकी इकोनॉमी डाउन हो जाए, पॉलिटिकल पार्टीज में आप डिफरेंसेस आ जाएं, वो आपस में लड़ना शुरू कर दें। बिफोर दे गो फॉर कन्वेंशनल वार, वो बिल्कुल दे वांट टू ब्रेक द विल ऑफ पीपल ऑफ दैट कंट्री, एनी कंट्री। नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। इसके लिए देखें, एक तो आपने देखा ट्रोलिंग कितनी सख्त हो रही है, कैसे सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जा रही है मुसल्लफ़ात के खिलाफ। जी जी। सेकंड, इसके साथ पॉलिटिकल पार्टीज को अब चाहिए कि वो इसमें एक स्टेप फॉरवर्ड लें, वो अपने कारकुनों को बताएं, ब्रीफ करें कि दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। हम मुल्क में जिस मुल्क में आपकी अपनी फौज नहीं होगी, उसमें दुश्मन की फौज होगी, प्लीज डू रिमेंबर। और जिस तरीके से फौज इस मुल्क में, आपको याद होगा वो टाइम हारिस नवाज साहब, जब जगह जगह ब्लास्ट हो रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, जो कुर्बानी हमने दी है, इसकी पूरी एक हिस्ट्री है। अगर उसको कई साल गुजर गए, डजेंट मीन कि हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, हम उन कुर्बानियों को भूल जाएं। अभी भी कितने ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें सुनने को मिलता है दहशतगर्द मारे गए, फला जो मंसूबा था, जी हाँ, उसको नाकाम बनाया। तो ये मतलब वो खुद भी कल बता रहे थे तादाद के 5 घंटों में हम एक ऑपरेशन करते हैं, और उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पे पूरी तादाद बताई कि तकरीबन 100 के करीब ऐसे ऑपरेशंस हैं जो किए जाते हैं।
और उसमें हमारी फ़ौज की भी कुर्बानी है, हमारी आवाम की भी कुर्बानी है। अब ये बताइएगा कि ऐसे में सज़ाओं का बड़ा मामला मैटर यहाँ पर करता है। ख़ुद उन्होंने कल जिक्र भी किया कि जब तक 9 मई के जो किरदार हैं उनको कैफर किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा, उनको जिस तरीके से सज़ाएँ नहीं मिलेंगी तो ये इंतशार बढ़ेगा। ये माइंडसेट को कंट्रोल करने को एक डिटेरेंस कायम करता है कानून। तो इस पर आप रोशनी डालिएगा कि डिजिटल दहशतगर्दी और ये दहशतगर्दी, उस पर सज़ाओं का ना होना या कानून का उस तरीके से हरकत में ना आना, इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है सिचुएशन को? देखिए सदर, DGISP ने ये स्पेशली बात की कि अगर 9th मई के किरदारों को टाइम पर सजा मिल जाती तो इट वुड हैव एक्टेड एज अ डिटरेंस फॉर अदर्स नॉट टू डू, और वो ये बलून इंसिडेंट ना होता। और आप कितनी अफसोस की बात है कि आपको कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इनको मिलिट्री कोर्ट्स को में सजाओं को उन्होंने स्टे कर रखा और अभी तक वो सब उसे लटका हुआ है। जुडिशरी का इस दहशतगर्दी में, इस कैंपेन में जो अज़्म इस्तेकाम है, सबसे ज़्यादा रोल जुडिशरी में आपने देखे काउंटर टेररिज्म कोर्ट्स जो बनाए जाते हैं, वो स्पेशल कोर्ट जो होते हैं, वो टोटल बलूचिस्तान में 10 हैं और KPK में 14, जबकि हज़ारों की तादाद में केसेस बने हुए हैं जहाँ पर बनाए जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए कि अगर उनको सजाएं नहीं मिलेंगी जल्दी और 10-10 साल लग जाएंगे तो क्या वो इंकरेज होंगे? वो कहेंगे कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, हम आगे और ऐसी हरकतें करके। So we are practically talking about the judicial system here. बनाए गए थे कि उनको सजाएं दी मिलिट्री कोर्ट्स ने, लेकिन साथ ही शावर हाई कोर्ट ने सब कुछ छोड़ दिया। सो आपको जुडिशरी इज अ पार्ट ऑफ दिस कैंपेन। ये काउंटर टेररिज्म कैंपेन में मदरसों की रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, जुडिशल रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, और फिर पूरी कौम की जितने ऑर्गेनाइजेशन है दे हैव टू वर्क टुगेदर। पैसा मत आने दें, उसके बाद आवाम की हिमायत हासिल करें और फिर जाके डेवलपमेंट भी करें। इसी एक कैंपेन का हिस्सा ये भी होना चाहिए कि फाटा में डेवलपमेंट करें, रोड्स बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, इंडस्ट्री लगाएं, स्कूल कॉलेज, ताकि बच्चे वहाँ मसरूफ हो जाए, उनको जॉब मिल जाए। ये जो आइडल माइंड है, डेवल माइंड, तो वो फिर जाके हॉस्टल जैसे इनको हायर कर देती है। इसलिए ये मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो ये बात बनेगी। और इसमें पूरी कौम को, पोलिटिकल पार्टी को चाहिए। देखें सबसे ज्यादा जो नुकसान हो रहा है KPK बलूचिस्तान में हो रहा है, और KPK की पार्टी PTI, ANP और उसके साथ आपके मौलाना फजल रहमान, तीनों ने मुखालफत करें। दे डोंट अंडरस्टैंड क्या लोगों को मरते देंगे। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, मैं एक और चीज़ कहना चाह रहा था, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये देखें, बात ये तरक्याती मंसूबे बहुत ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पर इस इलाके के लिए। कहा यह गया था कि सालाना 100 अरब रुपए खर्च होंगे, ठीक है, लेकिन 2019 से 23 तक की मिसाल ले लें या 22 तक की मिसाल ले लें, 400 अरब रुपए की बजाय पता नहीं 100 समथिंग अरब कुछ खर्च हुआ बमुश्किल। तो वहाँ पर बहुत इलाका बैकवर्ड्स है, वहाँ पर बहुत काम करने की ज़रूरत है ताकि वो दूसरे शहरों की, दूसरे सूबों के बराबर आ सकें। तो आपकी नज़र में ये एक बड़ा कलीदी फैक्टर है जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं। तो अब कुछ सोचा गया है इससे मुतालिक, आपको नज़र आ रहा है? इसमें देखें सती बात ये है, आपको देखें 1500 अरब रुपया हमने डेवलपमेंट फंड के अंदर रखते हैं। आपको जब आप कर्जा लेके इतना पैसा लोगों को, MNA MP को बांट रहे हैं, डॉल आउट कर रहे हैं ताकि वो पैसा करें, ये ऑफिशियल ड्राइव भी बन जाती है। आप कहेंगे 500 अरब रुपया हम जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है उनकी कंपटीशन भी रखेंगे। 1000 रुपया आप 1000 अरब निकालें और उसमें से आप कहते हैं ये 300 अरब रुपया हमने फाटा के डेवलपमेंट के लिए दे दिया। उससे देखिए कितना फर्क पड़ेगा। बाकी 700 अरब रुपया वो अगर आप कहेंगे कि हमने जो टैक्स लगाए हैं, ये इसके बिजली का टैक्स है, गैस का टैक्स है, पेट्रोल डीजल का, नहीं लगाएंगे, हम नीचे पूरा करेंगे। तो IMF वर्ल्ड बैंक कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि जी आपने टैक्स लगाए, वो कहेंगे हमें तो पैसा चाहिए, अगर आप पैसे जनरेट करें क्लियर करिए रिटर्न इट। तो ये चीज़ें हैं हुकूमत के काम करने की। आवाम इसलिए उनको लेकर आती है कि हमारे मसाइल हल करें, ना कि हमें और मसाइल में धकेल के रखें। सेकंड ये कि ये अगर आपके सामने मुल्क में इतनी महंगाई है, लोग अनरेस्ट हैं, परेशान हैं, ये फेक न्यूज़ को ये ज़्यादा उनको हिट करती है। दैट विद एक्सेप्ट ऑल दीज थिंग्स। अगर वो खुशहाल होंगे ऐसी खबरों में नहीं जाएंगे। ऐसे ही ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना वक्त दिया। और DGISPR ने ये भी कहा कि इस तरह के इंटरेक्शन हम करते रहेंगे और जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है उसका फिर
जवाब भी भरपूर इस हवाले से दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जहाँ पर, जैसे कि खुद अभी हारिस नवाज साहब जिक्र कर रहे थे कि जहाँ पर इतने मसाइल हैं वहाँ पर आवाम का सबसे बड़ा मसला ये है कि उनके मसाइल को हल कौन करे। और जब हम आवाम के मसाइल की बात करते हैं तो उनमें इस वक्त सबसे बड़ा मसला है महंगाई। उस महंगाई ने क्या क्या हाल नहीं कर दिया है। बिजली के बिल हों, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो महंगी हो गई हैं, पेट्रोल महंगा है। तो ऐसे में खाने पीने की अशिया जब महंगी हो जाती हैं तो वो बोझ अनबियरेबल हो जाता है। अब ज़रा हम बात कर रहे हैं पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की। फोकस हमने ज़रा स्पेसिफिकली आज पंजाब के शहरों पे किया है। वहाँ पर चिकन जो है वो काफ़ी महंगी हो गई है। 350 की थी, अब वो 600 650 रुपये, नहीं आपने डबल प्राइस कर दिए। और जब पूछा जाए कि भाई ऐसा क्यों हुआ है तो कहा जाता है जी फीड महंगी मिल रही है, इस वजह से। वो पूरा एक प्रोसेस है जिसकी वजह से फीड अचानक मखसूस अयाम में महंगी हो जाती है। जैसे मुहर्रमुल हराम में बिलखुसूस 7, 8, 9, 10 या उसके अलावा भी आप देखें कि कोई ऐसे मौके आते हैं जब नज़र न्याज का सिलसिला चल रहा होता है, तो उस वक्त फिर माशाल्लाह से ये कीमतें हमारे मुनाफाखोर भाई इस वक्त बढ़ा देते हैं। और उसके बाद कोई ना कोई रीज़न होती है। पहले एक रीज़न हुआ करती थी जब इंटरनेट का ज़माना नहीं था, जब व्हाट्सएप वगैरह नहीं चलते थे इतने ज़्यादा, तो उस वक्त एक टर्म यूज़ की जाती थी, पीछे से महंगा हो गया। ठीक है, अब आप भी अपने पीछे मुड़ के देख लें कि कहाँ से हुआ है, तो ज़ाहिर है कोई ट्रेस तो नहीं करना। अब चूँकि इंटरनेट पर और वैसे इसके अलावा हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, लोगों को पता लग जाता है जी कि बाखबर सवेरा में सेगमेंट हुआ था फीड के महंगे होने से मुतालिक। नेक्स्ट डे आप जाके पहुँचेंगे तो देखें वो आगे से कहेंगे फीड महंगी हो गई है। वो जी वो सोयाबीन आता है ना फलाने मुल्क से, वो नहीं पहुंचा तो हमने, यानी कि सोयाबीन का बराह रास्त ताल्लुक है एक मोहल्ले में एक छोटे से अगर दुकान है बाहर मुल्क से आ रहा है तो फिर हम डॉलर में भी पे कर रहे हैं। तो बहुत सारी इसकी तौजीहात दी जाती हैं, लेकिन ये हो क्या रहा है क्योंकि दुकानदार भी परेशान है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ में मैं खुश हूँ कि ये जो पंजाब में कम से कम वज़ीर आला इस मामले पे नोटिस लेती हैं और इस मामले पे थोड़ा कार्रवाई करती हैं। उन्होंने खुद भी जिक्र किया था कि मेरा सारा दिन तो इन्हीं चीज़ों में गुजर जाता है कि आलू, टमाटर, प्याज की क्या कीमतें और कहाँ पे रिलीफ देना है। तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है उस हवाले से, लेकिन उसके बावजूद दुकानदार भी परेशान है और ये मनमानी की जा रही है जी क्यों ऐसा हो रहा है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। रावलपिंडी से हैं बाबर मलिक और लाहौर से हैं अलमास अहमद खान। तो पहले पिंडी चलते हुए वहाँ बारिश हो रही है। जी, पिंडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त बारिश की वजह से, ज़ाहिर है सर्दी की वजह से भी अगर मौसम थोड़ा सा हल्का सा खुनकी आ जाए ना, ज़ाहिर है बारिश की वजह से उसमें टेक्निकल फॉल्ट ना आ जाए। नहीं ऐसा नहीं। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद है। तो बाबर भाई ज़रा बताएं कि क्या नर्ख चल रहे हैं मुर्गी के, और ये पीछे से ही महंगी आ रही है मुर्गी? जी शवाक, बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पे हुआ ये है कि 9,000 रुपये फ़ी मन पर गिरने वाला रेट जो है बतदरीज उसमें ऐसा इजाफा किया है, इन्होंने सर जोड़े हैं। पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन ने मुल्की सतह पर और पंजाब के लेवल पर शॉर्टेज की है। इन्होंने प्रोडक्शन कम कर दी। प्रोडक्शन कम करने का नतीजा ये निकला कि मुहर्रमुल हराम के दौरान चूँकि ख़त्म और दरूद की ये सारी न्याज का मामला होता है, उसमें इन्होंने बहुत हाई रेट किया। रोज़ाना 1,000 रुपये, 15 रुपये, 1,000 रुपये, 1,500 बढ़ता 9,000 से ये अब इस वक्त 16,500 रुपये रेट इसका निकला है। चूँकि मैं इस वक्त रावलपिंडी की ऐसी मुर्गी मंडी में मौजूद हूँ जो रावलपिंडी, जेलम, अटक, चकवाल समेत कश्मीर, गिलगित और पेशावर और हज़ारा डिवीज़न से यहाँ पे सप्लाई जाती है। ये बड़ी होलसेल मंडी है बाग सरदारा की मुर्गी मंडी की। यहाँ पे जो आड़त एसोसिएशन है उनकी जानिब से जो रेट दिया जाता है, इंतज़ामिया उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करती, ये एक अलग मामला है। और यहाँ पे एक मुंतखब जो है बॉडी है यहाँ पे आड़त एसोसिएशन की, जिसको इंतज़ामिया ऑन नहीं कर रही। अब वो रेट कम करके भी दे तो नहीं करती, दूसरी रेट बढ़ाए तो वो ऑन करती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन की जानिब से सर जोड़े गए और प्रोडक्शन शार्ट की गई, और प्रोडक्शन शार्ट होने का नतीजा निकला कि मुर्गी की कीमत इस वक्त जो तकरीबन 250 तक आ गई थी फ़ी किलो, और आज 430 रुपये या 40 रुपये दुकानदार फ़रोख्त करेगा और 650 से 700 रुपये, 750 जो है उसका गोश्त फ़रोख्त होगा। इंतज़ामिया या महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब, अगर महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब जो है वो इसके ऊपर एक्शन ले, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से सख्त तौर पे तंबीह की गई थी कि मुर्गी की बढ़ती हुई कीमतें किसी सूरत कबूल नहीं है। अब उनके जो उनकी हदायत है वो किस लेवल पे आके ये असरअंदाज होती है। लेकिन इससे पहले भी मुर्गी की कीमतें जब बढ़ी थी, ARY न्यूज़ ने BKS ने एक बाकायदा कंपेन चलाई थी, तो 19,000 रुपये
फी मंथ से ये रेट गिरता गिरता 9,000 पे आया, क्योंकि पंजाब का महकमा लाइफ स्टॉक और इंतजामिया को वज़ीर आला पंजाब ने मुतरक किया था और रेट कम हुआ, आवाम को सुख का सांस मिला। ये अगर इशू उठाया जाता है तो उस पर एक्शन भी होता है। तो हम अलमास की तरफ चलते हैं। अलमास, एक्शन होता है ठीक है, लेकिन बार बार इस तरह की मनमानी करना, वही पुराने हरबे आजमाना, इसको कैसे रोका जाएगा? इसके लिए कोई प्लान है? और दूसरा, आप पहले तो ये बताइएगा कि लाहौर में क्या रेट चल रहे हैं? बिल्कुल सदफ, मामला यही है जैसे उसने हमारे बाबर मलिक ने बताया। मैंने यकम मुहर्रमुल हराम को भी आपके साथ ही BKS में ही बताया था कि आज से काम शुरू हो गया है। तो काम शुरू होता होता 625 रुपये तक पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज़ 626 रुपये फ़ी किलो परचून में मुर्गी का गोश्त बिकता रहा। लेकिन अभी आपने ख़ुद ही बताया कि मरीम नवाज़ एक्शन लेती हैं इन मामलात पर, क्योंकि वो अपने वालिद की लेगेसी लेके चल रही हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ भी अपनी दौरे हुकूमत में चाहते थे कि कम से कम आवाम पे कम बोझ पड़े। तो मरीम नवाज़ ने भी उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाया और गुज़िश्ता रोज़ 2 सूबाई वज़रा की ड्यूटी लगाई कि ये जो एक सस्ती प्रोटीन है ये क्यों महंगी होती जा रही है। तो वज़ीर लाइफ स्टॉक और सूबाई वज़ीर खुराक, ये 2 वज़रा जाके इनसे मिले, जो पोल्ट्री एसोसिएशन है पाकिस्तान की, उनसे मिले और उनसे चाहे जैसे भी रिक्वेस्ट के सूरत में या हाकमाना अंदाज में उन्होंने 25-26 रुपये फ़ी किलो जो परचून में बिक रहा है गोश्त, उसकी कीमत कम करवाई। जो गुज़िश्ता रोज़ 626 रुपये फ़ी किलो था, आज वो 600 रुपये फ़ी किलो बिक रहा है। गुज़िश्ता रोज़ 2 रोज़ पहले भी इनकी एक मीटिंग हुई थी पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ परसों, जिसमें जो पोल्ट्री एसोसिएशन थी उनमें ऐसी कोई मानने वाली बात नज़र नहीं आई थी। और कल भी हमने देखा कि कल मार्केट में 2 जो रेट लिस्ट आई थी उसमें एक में तो 402 रुपये फ़ी किलो जिंदा का रेट निकला था और दूसरी जो पोल्ट्री एसोसिएशन ने अपनी एक रखी थी यानी कि कंफ्यूजन भी रुपये, यानी कंफ्यूजन काफ़ी ज़्यादा है, तो इस पर कंसेंसस नहीं हो पाया था। चलें इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद नुसरत ताहिर साहब के चेयरमैन है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन नॉर्थ रीजन। और आप पहले बात कर लें कंप्लीट, फिर मैं ये कह रही थी कि ज़ाहिर है पहले तो हम ये देखते हैं लिस्ट आती है, रेट आते हैं सरकारी, उसके बाद मेक श्योर करते हैं कमिश्नर जो होते हैं मेक श्योर करते हैं कि इन्हीं कीमतों पर बेचा जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सब एक बड़ी आइडियलिस्टिक बात है। प्राइस कंट्रोल का एक डिफरेंट मैकेनिज्म है, लेकिन दुकानदार जिस तरह अपनी मनमानी करते हैं उस पे जब बहुत कहते हैं ना पानी सर से ऊपर हो जाता है तो फिर उस पर एक्शन होता है। आपको पता लेकिन हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो चलें कराची में बात करें तो वहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि सिस्टम ही नहीं है ना, वहाँ पर अब उनके भी नुमाइंदे जाते हैं, यानी कि वो जाके डील करते हैं कि भाई किस तरीके से करना है। बहरहाल चौधरी मोहम्मद नुसरत ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। थैंक यू सो मच चौधरी साहब। ये ज़रा बताएं तो सही कि अलसुब कि ये अचानक मुर्गी की कीमतों में इजाफा क्यों हुआ है? देयर मस्ट बी अ रीज़न, आई एम श्योर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ARY का और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने अपना मौक़िफ़ पेश कर सकूँ। पोल्ट्री का जो इस वक्त सेटअप या सिस्टम चल रहा है ना जी, इसमें हमारी टोटल वेट मार्केट है। हमारे पास प्रोसेस चिकन नहीं होता, हमारी शॉप्स वगैरह पे चल रहा होता है। तो वेट मार्केट में ये वाली जो वेरिएशन है ना, ये रेट की फ्लक्चुएशन ये बड़ी हो सकती है। उसकी रीज़निंग ये है कि वेट मार्केट के अंदर ये होता है कि जिंदा मुर्गी ज़िबा होती है आके फटों के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही प्रोडक्शन कम होती है तो उसकी वजह से जो है ना वो एकदम से रेट ऊपर जाना शुरू हो जाता है। और इस वक्त जो करंट सूरत हाल में जो वजह बनी है ना जी, वो 2-3 वजूहात बनी है जी। एक तो वजह ये बनी है कि पिछले तकरीबन 3 माह से बिलो कास्ट, यानी कि अगर आप समझ लें 350 रुपये पर किलो की अगर कॉस्ट आ रही थी मुर्गी की, तो मुर्गी फार्म के ऊपर 210 रुपये में बिक रही थी। तो इतना बड़ा जो है पर केजी लॉस फार्मर्स ने बेयर किया। तो होता है उसकी वजह से बहुत सारे फार्मर्स ने प्लेसमेंट नहीं की,
दूसरा ये बहुत हॉट एंड ह्यूमिड वेदर जो है इसने जो है बर्ड की जो ग्रोथ है उसको इफेक्ट किया। जो बर्ड 35 डेज में 2.5 किलो का हो जाता था वो अब जो है वो तकरीबन 42 से लेके 43 डेज में 2.5 किलो का हो रहा है, और साथ में गर्मी की वजह से मोर्टेलिटी भी हो जाती है जी। अच्छा चौधरी साहब, इसमें तो एक मसला ये है, थोड़ी सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन बात ये है कि जब सर्दियां होती हैं तो उस वक्त मुर्गी क्यों महंगी होती है, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। हम ये कहते हैं कि मौसम सरमा है, तलब बढ़ गई है, लोगों को सूप पीना है, यखनी पीनी है और डिमांड ज़्यादा है, तो उसके लिए आप महंगी हो गई। अब गर्मियों में आपने रीज़न दिया है कि जी उसकी ग्रोथ रुक गई है, उसके अंदर ये मसाइल हैं, तो यानी कि हर तरह से अगर एट द एंड ऑफ द डे सफ़र करना है, यानी कि ये सारा इजाफा जो पास ऑन होना है वो गरीब पे ही होना है, तो बेचारा गरीब कहाँ जाएगा? कंज्यूमर का भी तो कुछ सोचें। देखें, पोल्ट्री इंडस्ट्री हर वक्त कंज्यूमर का सोचती है। हमें तो अफसोस होता है कि जब रेट बढ़ता है तो हमारा बहुत सारा जो गरीब कस्टमर है वो हमारी परचेज से आउट हो जाता है, और नतीजतन ये होता है कि जैसे ही अभी रेट बढ़ा है ना तो आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर कम होंगे तो रेट फिर फौरन नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये रेट जो है ये ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता चलेगा, इससे ज्यादा नहीं बढ़ा चलने वाला। अच्छा। ये वापस आना शुरू हो जाएगा। लेकिन चौधरी साहब एक चीज़ बताएं ना, ये जो रेट हैं ये हफ्तेवार क्यों नहीं चले? इनमें अगर चेंजेस होने हैं हफ्तेवार करें ताकि लोगों को आइडिया हो, अपना बजट देख के सारी चीज़ें ख़रीदारी करें। ये रोज़ाना की बुनियाद पे अलग रेट आ रहे होते हैं, किसी दिन कुछ होता है किसी दिन कुछ होता है। देखिए सदफ, ये एक पेरिशेबल आइटम है जो हमारी मुर्गी है ना, मुर्गी को आप जिस दिन वो तैयार हो गई है ना उसके दिन के बाद मैक्सिमम 2 दिन होल्ड कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप उसको फार्म में नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि वो इतना ओवरहेड इतना ज्यादा फीड खा रही होती है कि वो आपकी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रह जाती। तो पेरिशेबल आइटम में आप देखें जैसे सब्जियां होती हैं, जब सब्जियों का सीजन होता है तो एकदम से उनका रेट गिर जाता है और वो इतनी कम कीमत पे फार्मर को प्राइस नहीं मिल रही होती, और जैसे ही उनमें थोड़ी शॉर्टेज आती है या वो सीजन थोड़ा आउट हो जाता है तो वो उनकी प्राइस बढ़ जाती है। यही हाल जो है इसके ब्रायलर के साथ है। ब्रायलर की जैसे ही अभी देखें, हमारे पास प्लेसमेंट का कोई मसला नहीं है, हमारे पास कोई चूजे का कोई मसला नहीं है, हमारे पास प्रोडक्शन काफ़ी है, लेकिन इस वक्त सिर्फ ये मसला हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, इस दफ़ा फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इतना हॉट एंड ह्यूमिड वेदर आया है पाकिस्तान में, उसने उसकी परफॉर्मेंस को ड्रॉप कर दिया है। अच्छा चौधरी साहब, मैं यही कह रहा हूँ कि देयर हैज टू बी समथिंग। जी हफ्तावार तो हम तो कहते हैं कि जी बेशक गवर्नमेंट अगर चाहती है ना कि पूरा साल का रेट निकाल दे, लेकिन जब फिर रेट लो होगा, अगर आपने अपर रेट मुकर्रर करना है तो फिर लोअर रेट भी मुकर्रर कर दें कि भाई इससे नीचे नहीं जाएगी कोई ना, मतलब फार्मर को आपने अपनी इंडस्ट्री को बचाना तो है ना, अगर आप नहीं बचाएंगे तो अल्टीमेटली आपकी प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगी। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये है कि देयर हैज़ टू बी अ मैकेनिज्म ना। आप ये बात कर रहे हैं कि वन वे और अनदर, आपको याद है वो सोयाबीन वाला चक्कर, उसके चक्कर में हम मुर्गी महंगी खाते रहे। ठीक है, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि एक तो वो सोयाबीन वाला चक्कर, उसके बाद जी आ गया जी सर्दियों का चक्कर, फिर आ गया अभी जी गर्मी की वजह से उनकी ग्रोथ का चक्कर, फिर ये कि स्मगल भी हो रहा है चूजे। इससे तो शहरियों की और आवाम की ग्रोथ रुक जानी है अगर इस तरह से मामला चलता रहा। फाइनेंशियल ग्रोथ तो वैसे ही रुक चुकी है। ऐसी सूरत हाल नहीं है। इस वक्त जो 70% मुर्गी की पॉपुलेशन है ना जी, वो पंजाब के अंदर है, और देखें गवर्नमेंट ने एक फौरी तौर पे जो पंजाब गवर्नमेंट ने काम किया है कि उन्होंने कल इंटर प्रोविंशियल जो है ना जी इसकी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर पाबंदी लगा दी है। अच्छा। देखें इसका रिजल्ट ये होगा कि आपके बाकी सूबों में प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चली जाएंगी, पंजाब में कम हो जाएंगी। ठीक है, पंजाब जो बाकी सूबों के आपके अवाम है वो भी तो हमारे मुल्क की अवाम है ना, उनको जैसे सिंध है, बलोचिस्तान है, केपी के है, वहाँ पे मुर्गी महंगी होएगी। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ जो पंजाब गवर्नमेंट ने इंटर प्रोविंशियल ट्रांसपोर्टेशन पे पाबंदी लगाई है। लो जी, अब वो कह रहे हैं 70% पॉपुलेशन जो है पंजाब में ही है मुर्गियों के हवाले। चलिए जी चौधरी साहब, हम आपसे रास्ता कोई पूछते हैं जहाँ से आप हमें भिजवा सकें सस्ती मुर्गी। बायर भिजवा दें आप। जरूर जनाब, बिल्कुल। हमारा देखें, हम तो आवाम की खिदमत करना चाह रहे होते हैं, और अगर देखें इनपुट कॉस्ट, गवर्नमेंट ने एक और काम ये किया है कि इस बजट के अंदर 14% सेल टैक्स जो है वो लगा दिया फीड के ऊपर। ठीक है,
अभी उसका इम्पैक्ट भी आना है। देखिए वो इम्पैक्ट जो गवर्नमेंट एक्शन करती है वो अभी तक फील्ड में आया ही नहीं है। अभी तक तो फार्मर पुरानी उस मुसीबतों को झेल रहा है। बड़ी खतरनाक बातें कर रहे हैं। थैंक यू सो मच चौधरी साहब। बाय द वे आपने हमें पहले से ही बता दिया कि अभी मजीद महंगी होगी चिकन, क्योंकि इसमें जनरल से चौधरी साहब को देख के मुझे पता नहीं क्यों शाकिर गुज्जर याद आ गए। वो दूध की कीमतों में जैसे बोलते हैं ना, यूँ मुस्कुराते हैं। अभी जब 100, 125, 150 थी, ये 300 तक जाएगी, क्या ये 300 तक जाएगी, और वो पहुंचा के दम लेते हैं। जो सोचते हैं ना वो करके देते हैं। हम पे टैक्स लगाया जाए तो वो उस पे कहते हैं जी हम तो सप्लाई बंद कर देंगे। सप्लाई बंद कर देंगे। चलिए जी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चलें जी। हाँ जी, वेलकम बैक वंस कोई अगेन। एक कितनी दर्द ठंडी हो आम तो भर के मदावा हमने भी करें। वेलकम किया है। हैं जी, हाँ कोई एक दर्द हो तो मदावा भी करें। दर्दे दिल, दर्दे जिगर, दर्दे कमर, तीनों। और दर्द जेब भी हो गया है अब। तो बस ये उस जेब के दर्द से ये सारे दर्द होंगे ना, इसलिए कि जेब पे भारी पड़ रहे हैं बिजली के बिल, और इसका बड़ा शोर उठा है। ये सिलसिला शुरू हुआ जब साबिक वफाकी वज़ीर रहे गौर एजाज साहब, उन्होंने पूरी अपनी रिसर्च करके कहते हैं मैंने एक डेटा निकाला है कि किस तरीके से बिजली के बिलों में जो IPPs को कैपेसिटी की मद में जो अदायगी की जा रही है, आवाम के ऊपर इसका बोझ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब वो ये कहते हैं मुआहदे हैं जिसमें से 52% गवर्नमेंट के अपनी IPPs हैं, 28 इसमें से वो हैं जो कि इंटरनेशनली कंपनी से हमने, जिनमें चाइनीज़ भी हैं, CPEC के थ्रू हमने मुआहदे किए हुए हैं, और 20% पाकिस्तानी प्राइवेट सिटीजन्स हैं जिनकी ये IPPs हैं। तो टोटल मिला के ये 80% बनता है, यानी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड प्लस पाकिस्तानी जिनके ये IPPs हैं। तो क्या इन मुआहदों को रिविजिट किया जा सकता है, और ये कितने महंगे पड़ रहे हैं? और ज़ाहिर है जब ये अपनी कैपेसिटी से कम, यानी कि 25% से भी कम या 25% बनाते हैं, लेकिन आपसे जो चार्ज किया जाता है वो 100% चार्ज किया जाता है, वो आपके बिलों में लग कर आता है। और फिर ज़ाहिर है जब आप इन्हें अदायगी नहीं करते तो फिर मज़ीद अदायगी करनी पड़ती हैं, वो कर्ज़ बढ़ता जाता है, और ये हमारी मईशत पर भी बोझ है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? इसके लिए ज़ाहिर है कि बहुत से इक़दाम हैं जो करने की ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले तो ये जो अदायगियाँ इजाफ़ी हो रही हैं ये समझ से बालातर हैं कि किया क्या जाए। आप आई मीन इट इज़ सो मेनी टाइम्स। अब गुज़िश्ता एक हफ़्ते में या 2 हफ्तों में हम देख रहे हैं कि मुसलसल मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं इस चीज़ को डिफ़ाइन कर रही हैं कि ये किस तरीके से कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया जाता है। ये भी कि तो जो आपके घरेलू सार्फिन हैं उसको ये 60 रुपए का पड़ रहा है यूनिट, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा। सदर जब टैक्स लगाते हैं तो उसके बाद मामलात वो कहते हैं ना, वो फिर एक आवाज़ आती है बिजली के मीटर से भी कि गल बद गई है मुख्तारिया। तो इस पर बात कर लेते हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं शहर मुआशियात खुर्रम शहजाद साहब। खुर्रम साहब, नॉर्मली हम बात करते रहते थे यहाँ पर मईशत के हवाले से कि किस तरीके से गवर्नमेंट के अखराजात को रोका जाए। गवर्नमेंट ने कहा कि हम तुम्हें बताते हैं, और फिर ये मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त गौहर एजाज साहब का कि उन्होंने काफ़ी हाईलाइट किया इस मामले को। तो अब ये बताइए कि अब यहाँ पर क्या हो सकता है? डू वी हैव एनीथिंग, एनी ऑप्शन दैट कैन बी अवेल्ड? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं, सिर्फ एक नहीं है, और हमने बहुत ज़्यादा, मेरे ख्याल में इसको एक फैक्टर को बहुत ज़्यादा इस पर बात कर रहे हैं। इसमें देखें, आपको ये पता है इशफाक के पूरा एनर्जी सेक्टर जो है ये इट्स अ मेस बेसिकली, और हमने एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की ही नहीं है, और उसमें ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है, यानी कि मैं ये कहता आया हूँ, आपको पता है कि बिजली बनाने का प्रॉब्लम नहीं है इतना बड़ा जितना बिजली पहुंचाने का है। यानी कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी, जो भी गवर्नमेंट्स आई है, किसी ने भी इन्वेस्ट नहीं किया, उसको रिवैम्प नहीं किया, जिसकी वजह से उसका जो हिस्सा है वो काफी ज्यादा है लॉसेस का और चोरी चकारी का, इनएफिशिएंसीज का, जिसका इम्पैक्ट आपके बिल पे भी आता है। अब ये समझ लें कि पिछले कई सालों में अगर आप देखें तो 100 यूनिट प्रोड्यूस होते हैं अगर बिजली के, तो उसमें से तकरीबन 30 यूनिट्स जो है वो जाया हो जाते हैं। इतना बड़ा लॉस अगर वैसे ही हो जाता है तो आप खुद सोचें कि सबसे बड़ा इशू कहाँ पर है। सेकेंडली, ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं, इसमें मुआहदे तो जो भी गवर्नमेंट्स आई, पॉलिसी मेकर्स आए, उन्होंने किए, उन्होंने बनाए, और देखिए कुछ ऐसे वक्त भी आए, ऐसे इराज भी आए जिसमें पाकिस्तान में लोड शेडिंग का बहुत बुरा हाल था, जिसके दरमियान आप जब इस तरह से सिचुएशन होती है तो नेचुरली आप थोड़ा से टेकर्स में से होते हैं, प्राइस टेकर्स में से, यानी कि आप कहते हैं कि जी ठीक है मुआहदे कर लें और अपने आप जो है टर्म्स पे कर लें। बट मुआहदों की ऑफकोर्स कुछ ना कुछ बेसिस होती हैं, बैलेंसिंग एक्ट्स होते हैं। अब मैं आता हूँ आपके जो बिल ज्यादा क्यों आते हैं और उसके क्या इश्यूज हैं। एक तो मैंने बताया आपको कि T&D का लॉस होता है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का,
उसके अलावा सर्कुलर डेट का भी हिस्सा इसमें जो है ऐड किया जाता है सर्कुलर डेट के ऊपर। यानी कि सर्कुलर डेट का मतलब ये है कि जो कंपनियां बिजली बनाती हैं और फिर जिनसे वो तेल लेती हैं, और जो तेल वाली कंपनियां हैं वो आगे से जब तेल लेती हैं या बनाती हैं उसको, तो इनकी सारी पूरा जो सर्कुलर है इसके अंदर जो पैसा आता है वो या तो मिलता नहीं है टाइम पे, या फिर जो है वो उसका उसकी जगह पे बैंक फाइनेंसिंग करवानी पड़ती है, जिसका इम्पैक्ट आपके बिल पे भी दिया जाता है। भाई क्यों भी दिया जाता है? ये अगर गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी रही है तो क्यों उसको हमारे बिलों में पास ऑन किया जाता है? अच्छा। ठीक है। और उसके अलावा जो है ये कैपेसिटी पेमेंट डेफिनेटली एक बड़ा इशू है, तो लेकिन इट इज नॉट दी ओनली इशू। आपने कहा ओनली इशू नहीं है। जो टैक्सेस है, टैक्सेस का बहुत बड़ा हिस्सा है, 30% से लेकर 45% तक टैक्सेस हैं। 40-45% आसान होता है टैक्सेस लेना। तो देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि कम किए जा सकते हैं, बेहतर किए जा सकते हैं, जिससे बिलों में जो है कमी हो सकती है। लेकिन और हम एक चीज़ बताएं, जब हम सुनते हैं इलेक्शन से पहले भी, उससे पहले भी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो बहुत अरसे से बात कहते आ रहे हैं कि हमें मुआशी एक मिसाक मईशत करना पड़ेगा। हम इस्लाहात की बात करते हैं, लेकिन जब इस्लाहात की बात आती है तो बड़ा आसान हल निकाला जाता है, और वो ये कि जी आवाम पे बोझ ट्रांसफ़र कर दो, चाहे लाइन लॉसेज हो रहा है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हो रहे हो, या कैपेसिटी पेमेंट करनी हो, चाहे वो अपनी कैपेसिटी पूरी करके वो बिजली उतनी पैदा कर रहे हो कि ना कर रहे हो। सवाल मेरा ये है कि जो इंटरनेशनल IPPs हैं उनसे तो हमारी एक लीगल पूरी बाइंडिंग है कि भाई आप करेंगे तो वो इंटरनेशनल जो सालिसी कोर्ट्स हैं वहाँ चले जाएंगे, फिर आपके हक में ज़ाहिर माजी में भी राय के फैसले नहीं आए, आपको मजीद जुर्माने भरने पड़े। व्हाट अबाउट द गवर्नमेंट ओन्ड IPPs? क्या आवाम की भलाई के लिए इस्लाहात के नाम पर, मिसाक मईशत के नाम पर उनको रिविजिट नहीं किया जा सकता? क्योंकि वो तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ओन करना है। दादा बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन देखें एक चीज ध्यान में रखें, कंसिस्टेंसी होती है अक्रॉस द बोर्ड। जब भी आप, चाहे वो आपकी अपनी है या फिर वो गवर्नमेंट की अपनी, जो IPPs का रेशो है यानी कि उनका जो हिस्सा आता है तकरीबन कोई 52% है जी जी। और अगर कुल मिला के आप देख लें तो तकरीबन 80% हिस्सा ये बनता है गवर्नमेंट की और प्राइवेट पार्टी यानी कि पाकिस्तानियों की तकरीबन को 80% हैं जो कि सारी IPPs हैं। भाई बिल्कुल किया जा सकता है मुआहिदा रिवाइज, लेकिन उसकी कुछ टर्म्स होती है, वो डिफाइंड होती है ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि जब कोई ऐसा मसला आएगा या एक्ट ऑफ गॉड हो या इस तरह की कोई चीज हो जिसमें आपके जो फॉर्म है उसको बहुत मुश्किलात आ जाएं, उस पर डेफिनेटली क्लॉजेज होती हैं इस तरह की जिसको रिविजिट किया जाता है। तो बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि हमने कैपेसिटी पेमेंट को सदफ इतना ज्यादा जो है वो दिखा दिया है, अब एक्चुअली बड़े मसले भूल गए हैं कि गवर्नेंस का इशू है। आप पूरे एनर्जी सेक्टर को हमने इतना बड़ा मैस बनाया है ओवर द पीरियड, ये कोई बात ही नहीं कर रहा। एक कैपेसिटी पेमेंट उठा के आप इन्वेस्टर्स को गालियां देते रहेंगे, पार्डन माय वर्ड्स, या इन्वेस्टर्स को ये कहते रहेंगे कि जी इन्होंने गलत किया, ये देखिए जी पैसे कमा रहे हैं। भाई मैं एक और चीज कह रहा था खुर्रम साहब, वो इन्वेस्ट करता है। मैं एक और चीज़ कह रहा था कि ये क्या वजह है कि ये जो गवर्नमेंट ओन्ड हैं या फिर ये जो पाकिस्तानी हैं जिन्होंने ओन किया हुआ है उसके अंदर उनको जो पेमेंट्स की जाती हैं वो डॉलर्स में की जा रही हैं। व्हाट कुड बी द रीजन ऑफ दैट? नहीं ऐसा नहीं है। देखें हर किसी का मुआहिदा उस हिसाब से है, अगर उसकी डॉलर में पेमेंट्स हैं, डॉलर में जो है उसके उससे कमिटमेंट है वो डॉलर्स में। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, जो अगर आप देखें कुछ साल पहले ये जो डॉलर और रुपये की पैरिटी थी पावर सेक्टर के लिए, इनके लिए, वो मेरे ख्याल में कोई 148 रुपए से लेकर 150-60 रुपए तक की इस तरह कुछ जो है ना पर डॉलर सेट कर दी गई थी। उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन हुआ क्या, देखें अशफाक, पूरी इकोनॉमी में अगर प्रॉब्लम्स होंगी ना, आप पूरी फिस्कल डेफिसिट को अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे तो आपको इम्पैक्ट पड़ेगा। मिसाल के तौर पर 2018 और 19 के बाद आप देखें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 19 अरब डॉलर पे पहुंचा, तो उसके अगले साल 2 सालों में या एक ही साल में अगले रुपए की डिवैल्यूएशन बहुत बड़ी हुई, जिसका इम्पैक्ट कैपेसिटी पेमेंट पे बहुत बड़ा पड़ा। आप रुपए की डिवैल्यूएशन किसके सर डालेंगे? भाई इकोनॉमिक मैनेजमेंट है ना गवर्नमेंट की। तो उसके बाद 2022 में क्या हुआ, फिर दोबारा आपको करंट अकाउंट, लेकिन गौहर एजाज साहब इसकी एक रीजन ये देते हैं, एक रीजन ये देते हैं कि आप इसी साल के इसी जो टाइम पीरियड है, जून जुलाई का महीना, पिछले साल चले जाएं 2023 में, तब डॉलर 300 से ऊपर गया हुआ था। उन्होंने कहा लेकिन इस बार आप ज़्यादा पेमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या फैक्टर है? क्या इसे हम इनकम्पिटेंस के मिसमैनेजमेंट कहें, ये क्या चीज़ है खुर्रम? बिल्कुल ऐसे ही, आपने सारे फैक्टर्स बताए हैं। देखिए रुपए की करेंसी जो है ना, करेंसी उसकी डिवैल्यूएशन से पूरे मुल्क को नुकसान हुआ है। तो ये खाली एनर्जी सेक्टर थोड़ी है, पूरे मुल्क को नुकसान हुआ ना। आपकी महंगाई देखिए कहाँ से कहाँ चली गई रुपया गिरने की वजह से। उसके बाद आप देखिए आपके कर्जे कहाँ से कहाँ चले गए, उसको रीपे करना था आपको। तो देखिए एनर्जी सेक्टर को आइसोलेशन में थोड़ी है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट नहीं है, 18 रुपए पर यूनिट कैपेसिटी पेमेंट है, और अगर टैक्सेस आपसे जो है वो 20-20 रुपए 22 रुपए चार्ज होते हैं,
उसके अलावा जो लॉसेस है वो आपके गले में डाल दी जाते हैं। तो भाई आपका जो पर यूनिट है कहाँ से कहाँ पहुंच गया, होलिस्टिक बात करें ना, एक जगह हम चीज को पकड़ के बात करेंगे ना, तो ये बनाया जाता है नैरेटिव ऐसा ताकि दूसरी तरफ कोई बात ही ना की जाए। जी जी, सोल्यूशन क्या है आपके नजदीक, इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए 3 चीजें हैं इस पर, क्विक सोल्यूशन नहीं है लॉन्ग टर्म। ये क्विक सोल्यूशन ये है कि टैक्सेस कम किए जाएं एनर्जी सेक्टर ये पे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स पे। गवर्नमेंट जो लेती आई हैं, क्यों? क्योंकि देखें आसान तरीका है ना, इलेक्ट्रिसिटी के बिलों से टैक्स ले लेना, पेट्रोल से ले लेना, गैस से ले लेना, बेवरेजेस से ले लेना। आप अपना जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से टैक्स लें, तो IMF ने भी अभी कहा है, फिर आप रियल एस्टेट सेक्टर से सही से टैक्स लें, जो फिर आपकी रिटेल सेक्टर है वहां से लें, तो यहाँ से बर्डन कम हो सकता है, नंबर 1। सेकेंडली, सर्कुलर डेट का जो आप जो कंपनियों को आप पैसे नहीं दे पाते या कंपनियां आगे नहीं दे पाती, तो उनके ऊपर वो बैंक चार्जेस लगते हैं, वो भी आपके जो है इसमें डाल जाते हैं। तीसरा, ये IPPs के साथ डेफिनेटली नेगोशिएट करें, और उनका जो कर्जों का पोर्शन है या जो कैपेसिटी की पेमेंट्स का पोर्शन है, देखिए सारे जो प्लांट्स लगाए गए ना, ज्यादातर 25 से 30 साल 40 साल की साइकिल है, एज है, कम से कम 2035 जो है ना, पहले 10 साल जी पहले 10 साल में उनको रिपे करना है। तो आप कहेंगे कि अब 10 साल में आप इसको जो है ना स्प्रेड आउट कर दें अपनी पेमेंट को, ताकि थोड़ा रिलीफ मिल जाए। ये सारे काम किए जा सकते हैं भाई, प्रायोरिटी पे करें, क्यों नहीं हो। अच्छा, एक और चीज, वन लास्ट थिंग खुर्रम साहब, कि ये जैसे खाकान साहब मशवरा देते हैं कि भाई ये एक एनर्जी मिनिस्ट्री बना दें, ये जो आपने इतना घुमाया फिराया हुआ है, और डिस्कोस का भी कुछ सोचें, तो आप उससे एग्री करते हैं? वैसे देखिए बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखें बहुत सारे स्प्रेड आउट करते हैं ना जब आप मिनिस्ट्रीज में, तो हर कोई ऑन ही नहीं करता कि जी मेरा तो नहीं है, तो इसमें मिनिस्ट्री का मसला है, उसका ओगरा अलग, नेपरा अलग, कंसोलिडेट करें। नहीं, बिल्कुल कंसोलिडेट करें। फगान साहब इसमें मिनिस्टर भी रहे, मेरे ख्याल में उनकी सजेशन को हमें बड़ा केयरफुली देखना चाहिए। बिल्कुल, और हमें जो हम इतनी बिजली ज़ाहिर है जो हम पर यूनिट हमें पड़ रही, जो हमारी बाकी इस्तेमाल हम कर रहे हैं, वो इतना हमारा बिल नहीं बनाती जितना कि ये टैक्सेस जो लगते हैं 40 से 45%, ये हमारे टैक्स को में हमारी बिजली के बिलों में इजाफा कर देते हैं। थैंक यू सो मच खुर्रम। गौहर एजाज साहब का भी शुक्रिया कि उन्होंने इस इशू को हाईलाइट किया। आज इस पर गुफ्तगू हो रही है, आज हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, आसान अल्फाज में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मसला कहाँ पर है। चलें जी, कोई खबर है हमारे पास? खबर है, लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की खुफिया मुकदमात में मुमकिन गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि उन्हें मुकदमात की तफसीलात फराहम नहीं की जा रही हैं। शहजाद मलिक इसकी हमें डिटेल बताएंगे। जी शहजाद। जी, बुशरा बीबी ने खुफिया मुकदमात में मुमकिन गिरफ्तारी को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है, जिसकी दरख्वास्त बुशरा बीबी की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई है। रजिस्ट्रार ऑफिस ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख आज बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहम नहीं की जा रही, ये वकील ने दरख्वास्त की है, जबकि दरख्वास्त गुजार का यही कहना है कि बुशरा बीबी के खिलाफ एंटी करप्शन, नैब और FIA में इंक्वायरी की तफसीलात भी फराहम नहीं की जा रही। अदालत तमाम अदारों को मुकदमात और इंक्वायरी की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे, ये इस्तदा की गई है। जबकि ये भी इस्तदा की गई है अदालत किसी भी खुफिया मुकदमा में बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने से रोकने का हुक्म दे। जी बहुत शुक्रिया शहजाद। अच्छा जी, हम वापस इससे पहले जो बात कर रहे थे बिजली सार्फिन पर अब मजीद इजाफी बोझ पड़ने जा रहा है। ये भी मैं आपको बता दूं, 30 अरब रुपए का ये इजाफी बोझ है, और ज़राए बताते हैं फ़ी यूनिट 2 रुपये 11 पैसे मजीद महंगी करने की नेपरा ने दरख्वास्त दे दी है। और बाकी आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक ने क्या किया है कि इलेक्ट्रिक ने जून की एडजस्टमेंट की मद में, ये भी एक बड़ा मज़े का फैक्टर है, कभी इसे डिस्कस करेंगे। जून की एडजस्टमेंट की मद में नेपरा में अलग दरख्वास्त आई है, जो बिजली खर्च कर चुके हैं उसके ऊपर पैसे आप भरेंगे। ब्रेक लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? और बाखबर सवेरा आप देख रहे हैं अपने घरों में बैठकर। सड़कों पर ट्रैफिक इस वक्त जैम है, और सिर्फ एक शख्सियत की वजह से, अशफाक इसहाक की वजह से। और सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग नाम पुकार रहे हैं, फेक इट अंटिल यू मेक इट। पुरानी हो गई अभी ये मुहावरा, फिर भी मैंने तो अभी यूज़ करना शुरू किया। अब इन मुहावरों को लोग बड़ा पहचान गए, फिल्टर, फेकनेस सब पहचान गए लोग कि क्या क्या होता है। हसद न कर, मेहनत कर। मेहनत ही कर रही खैर, बहरहाल वेलकम बैक वंस अगेन। और
पहला घंटा गुजरा, हमने कोशिश की, अच्छा हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपके साथ वो चीज़ें डिस्कस करें जिससे आप और हम रिलेट कर सकें। तो वो सारे इश्यूज़ हमने डिस्कस किए, आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ हो रहा है और पाकिस्तानी सियासत की भी बात कर लेते हैं क्योंकि रोज़ हम एक नया इशू देखते हैं, बयान किसी दिन हमको गली मोहल्ले की सियासत पे, घरों की सियासत पे भी बात क्या करनी बात चाहिए। है, गली मोहल्ले की सियासत पे अगर बात होगी ना किसी दिन, घरों की सियासत नहीं, मतलब गली मोहल्ले अगर मैं कहूँ वो जो निचले लेवल मौसीकी की, के साथ पड़ोसी मुल्क दिखाते थे, वो फिर साउंड इफेक्ट और जो उनके जो दीगर इफेक्ट्स होते हैं, जूम इन जूम आउट, तो ये वो मसाइल हैं जो हम डिस्कस करते हैं अपने शो में। लेकिन हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके अलग ही मसाइल हैं जो वो डिस्कस कर रहे हैं। हम भेजते हैं वोट दे के उन्हें ऐवानों में कि वो हमारे मसाइल हल करें, जी जी। लेकिन वो हमें बता रहे होते हैं कि उनके अपने मसाइल बहुत हैं। पहले वो अपने मसाइल हल करेंगे तो हमारे हल करेंगे तो ना। ये एक ऐसा विशियस सर्कल है जो बस साइकिल है जिसे कहते हैं ना, ये चले चले जा रहा है, चले चले जा रहा है। तो मैंने करेक्ट कर लिया अपने आप को, बहरहाल कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। अच्छा जी, अब ज़रा हम ये बात कर लेते हैं, बहुत सारी पार्टीज़ हैं ऐवान में जब बैठती हैं, हम सोचते हैं कि अब बात होगी सियासत पे, गवर्नेंस पे, लेकिन इश्यूज़ कुछ और हैं। अब यहाँ पर आप सुने कि बानी पीटीआई ने बड़ा एतराफ़ कर लिया है, उन्होंने GHQ के बाहर एहतजाज की कॉल देने का एतराफ़ कर लिया है और एक गैर रस्मी गुफ्तगू हुई उनकी मीडिया के नुमाइंदगान से, जिसमें उन्होंने कहा कि मुमकिन गिरफ्तारी के खिलाफ GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी। सो इस पर मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, वो ये कहते हैं कि ऑडियो वीडियो मौजूद है और जिस पर सानह 9 मई का नया केस बनेगा और इस हवाले से वादा माफ गवाह भी मौजूद हैं। तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, दीगर रहनुमा भी हैं, अमीर मकाम साहब, वो ये कहते हैं जी PTI ने बन्नू में जो एहतजाज हुआ उसमें लोगों को असलहा दिया। केफी का जो चीफ मिनिस्टर साहब है, मैं उससे क्वेश्चन करता हूँ कि जब से आप आए तो आपने अमन के लिए क्या किया? मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, बन्नू की बात जो वाकया अगर और कहता है कि हम इंक्वायरी करा देंगे, तो आप क्या करा देंगे? कि जब खुद आप उसमें मुलव्विस है, ये कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब से मेरे डिमांड है, एक GIT बना दे, GIT बनाकर सामने आ जाएगा कि कौन इसमें मुजरिम है। PTI तो अभी कोई जुमात है नहीं, वो तो अभी एक दहशतगर्द तंजीम बन गई। उनको एक दफा फिर कहता हूँ कि मुल्क दुश्मनी छोड़े। अच्छा जी, अब एक और सिलसिला ये है कि गुज़िश्ता रोज़ कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बड़ी कार्रवाई की और PTI सेक्रेटेरिएट पर छापा मारकर PTI के तर्जुमान रऊस हसन को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा भी काफ़ी सूरत हाल हमें बनती हुई दिखाई दे रही है और लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस देयर। तो इस पर गुफ्तगू कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस शर्जील साहब। ये ज़रा फरमाइएगा कि इस वक्त ये जो पाबंदी का मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, इस पर शुरू में अता तारड़ साहब ने एक पत्थर फेंका था जिसके रिपल्स हमें आज तक फील हो रहे हैं। उसके ऊपर नून लीग के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आए, पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आए। इस वक्त पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है पाबंदी से मुतालिक जिस बारे में तस्करा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया जी। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ की बात करें, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है कि फेडरल गवर्नमेंट डेफिनेटली जब इस चीज़ में सीरियस होगी उसका तरीक़ेकार है कैबिनेट में लेके जाएगी, और जब कैबिनेट में लेके जाएगी तो डेफिनेटली उससे पहले उसको चाहिए कि पीपल्स पार्टी को भी एतमाद मिले। जब एतमाद मिलेगी तो पीपल्स पार्टी क्लियरली अपनी एक पोजीशन वाज़ेह कर सकेगी कि हम एग्जैक्टली हम क्या चाहते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि वो बगैर होमवर्क के वो किया गया था जो थोड़ा सोच समझ के प्रैक्टिकली करना चाहिए? ये डिसीजन गवर्नमेंट्स करती हैं और गवर्नमेंट्स ने कुछ चीज़ें देखी होंगी डेफिनेटली, क्योंकि हम कहते हैं कि जी सियासत हर एक को करने का इख्तियार है, हर पार्टी को जो है। लेकिन शर्जील साहब, आपकी पार्टी के बगैर तो वो गवर्नमेंट तो कोई डिसीजन नहीं ले सकती या ले सकती है? ले सकती है जी, बिल्कुल गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है, गवर्नमेंट को जो भी फैसले करने अपने हिसाब से कर सकती है। लेकिन जिस चीज में अगर ये मामला ऐवान में लेकर आते हैं फिर आप क्या करेंगे? देखिए, मैं तो वही कह रहा हूँ कि पहले वो चीज आयत थी ना, हम सिर्फ वो मफरूजों पे बात कर रहे हैं ना। ये एक इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने एक बात कही है, इस चीज का प्रोसीजर है, प्रोसीजर आइन में दिया गया है, दे हैव टू गो टू द कैबिनेट फर्स्ट। जब वो कैबिनेट में जाएंगे उसके बाद पीपल्स पार्टी अपनी बात करेगी। मैं कह रहा हूँ कि देखिए जी, पॉलिटिक्स करना सबका इख्तियार है, लेकिन सियासत में और एक्सट्रीमिज्म में बहुत बड़ा फर्क होना चाहिए। सियासत में दहशतगर्दी में बहुत बड़ा फर्क होना चाहिए। सियासत में मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जब मैं पॉलिटिक्स करूँ उसके मतलब मुझे हर चीज जो है वो अलाउ है। अगर मैं कोई कहे कि जी मैं एक पॉपुलर लीडर हूँ, तो पॉपुलर लीडर हूँ तो फिर मैं जो है वो फिर जो भी चाहूँ कि मुल्क के कानून तोड़ूं, मुल्क के आइन तोड़ूं,
मुल्क का खुदा न खासा सत्यानाश करने में कोई कसर ना छोड़ूं। मैं IMF को खत लिखूं और IMF को खत लिखकर मैं ये कहूं कि जी पाकिस्तान को इमदाद ना दी जाए, पाकिस्तान को जो है लोन्स नहीं दिया जाए, पाकिस्तान के साथ जो है आप किसी किस्म की डील ना करें। मैं सड़कों पे गाड़ियों को आग लगाऊं, मैं हॉस्पिटल्स को आग लगाऊं, मैं एम्बुलेंसेस को आग लगाऊं, मैं PTV पे हमला करूं, मैं पार्लियामेंट पे हमला करूं, मैं KPK में जाके रेडियो पाकिस्तान को आग लगा दूं। फिर मेरी मर्जी है मैं जो है कराची में पीपुल्स बस सर्विस को आग लगा दूं। फिर मेरी मर्जी है कि मैं किसी के मैं घर में घुस के आग लगा दूं, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना के घर में घुस के मैं आग लगा दूं, मैं GHQ पे हमला कर दूं, मैं अपने कौमी हीरोज को जो है उनके मुजस्मे को जो है वो उन पर हमला करूं। मेरी मर्जी है जो कर सकूं। वो तो कह रहे हैं कि मैं पुरअमन को एहतजाज की कॉल दी थी GHQ के बाहर। अच्छा मेरी बात सुने, पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो फिर लोग अंदर कैसे घुसे? बस अगर हर चीज पुरअमन थी तो कराची में हमारी बसें किसने जलाई? अगर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो रेडियो पाकिस्तान को आग किसने लगाई? अगर पुरअमन एहतजाज की कॉल थी तो एम्बुलेंसेस क्यों जली? अगर पुरअमन एहतजाज की कॉल थी तो पार्लियामेंट हाउस में अंदर तोड़फोड़ किसने की थी? PTV पे हमला किसने किया? ये अगर ये पुरअमन है, अगर पुरअमन है तो फिर अच्छी बात होगी। मुझे याद है कराची में किस दौर में एक कॉल आती थी कि पुरअमन हड़ताल हो गई। जी जी, पुरअमन हड़ताल का कॉल होती थी पब्लिक को दिखाने के लिए। 2016 से पहले 30 लोग मर जाते थे उस हड़ताल में। एक कॉल अखबार में या TV पे खबर चली तो पूरा शहर बंद हो जाता था और वो कहते हम पुरअमन हड़ताल है। तो वो कहने को जब हर में पुरअमन हड़ताल है तो फिर ये पुरअमन उनके मुजाहिर है तो फिर पुरतशद्दुद क्या होंगे? तौबा कर डरे उस दिन से। तो अभी आपको लगता है कि जो ये पार्टी सियासत है इसमें कोई फ़र्क आया है इस सारे अरसे के दौरान, एक पूरे साल के दौरान? दूसरा ये कि हम KP के हवाले से देख रहे हैं जो अमन अमान की सूरत हाल है उस पर गवर्नमेंट पर बड़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है और गवर्नर KP भी ये कह रहे हैं कि जी इस पर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो क्या गवर्नर राज का कोई इम्कान है वहाँ पे और आपकी पार्टी इसको सपोर्ट करेगी? नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी कभी भी किसी भी सूबे में गवर्नर राज को सपोर्ट नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी जो है वो उसके अपने एक नॉर्म्स हैं, अपनी इनकी चीज़ है। लेकिन देखिए KP में बहुत बड़ा जो है ना अहली रही है PTI की। आप ये देखें जब तानिया APS हुआ था तब PTI की हुकूमत थी। बहुत बड़ा वाकया हुआ था कि आप मतलब लोग कहाँ से आए, कैसे अंदर घुसे और सब ये इतना बड़ा तानिया हुआ। फिर मुझे याद है कि KPK में PTI की हुकूमत थी, बन्नू जेल ब्रेक हुआ था। बन्नू जेल जब ब्रेक हुआ था तो आपको पता है कि ये नहीं कोई अंदर से बंदा ने कोई साजिश की हो, वो वीगों के ढालों में आए थे लोग। अच्छा। और गाड़ियों में जुलूस में आए और जेल ब्रेक करके चले गए। और KP में PTI की हुकूमत थी। अभी भी अगर जो भी लॉ एंड ऑर्डर के इशूज हैं या अगर कहते हैं कि तालिबान हैं या वहाँ पे भत्ताखोरी है या लोगों को तंग किया जा रहा है या वहाँ लोगों को इंस्टिगेट किया जा रहा है या लोगों को पाकिस्तान के अपने मुल्क के खिलाफ जो है और जो भी वहाँ पे एक खिचड़ी पकाने की कोशिश की जा रही है तो डेफिनेटली और जो है तो कोई ना कोई सपोर्ट करो। दूसरी बात यह है कि एक चीज़ जो सबसे बड़ी है कि गवर्नमेंट का काम है ठीक है चैलेंजेस होते हैं अमन अमान को कायम रखना। तो एक और भी चीज़ गवर्नमेंट की बहुत अहम जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को गलत तरीके से आप वो ना दें, उनको इंस्टिगेट ना करें। अनफॉर्चुनेटली जो KPK की रूलिंग पार्टी है उसकी हर जुमला या उनकी किसी की बात सुनने वो सिवाय जो है मारदार लड़ाई के, जैसे कि आप सुल्तान राय की मूवी देख रहे हो, वो आपको कोई भी अच्छी बात उनके मुंह से नजर नहीं आएगी। ना उनके लीडर्स ने कभी कभी अच्छी बात की, उन्होंने भी हमेशा ये वही लड़ाई झगड़ा। तो आपको लगता है कि इस वक्त जो सबसे मुश्किल असाइनमेंट इस वक्त फैसल करीम कुंडी साहब की है जो इस वक्त गवर्नर हैं, कि उनको ये सारे स्टेटमेंट सुनने पड़ते हैं, बर्दाश्त करने पड़ते हैं? कुंडी साहब एक निहायत ही डिसेंट आदमी है, पढ़े लिखे सुलझे हुए आदमी है और वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस चीज़ों को बेहतर किया जाए। लेकिन आप देखें ना कि आप एक सूबे के गवर्नर को कहें कि जी तुम जो है वो इस्लामाबाद में KP के हाउस में तुम्हारी एंट्री बंद है, व्हाट मैसेज यू आर गिविंग? मतलब ये इनकी सोच चाहिए, बस यही कर सकते हैं। मैंने कहा कि इनकी अगर आप पूरी PTI की पॉलिटिक्स देख लें तो उनकी सिर्फ यही पॉलिटिक्स रही है, मार देंगे, काट देंगे, आग लगा। तो शर्जील साहब एक चीज़ ये है कि जो मुझे ये बताएं कि इस वक्त गवर्नमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि जी नून लीग की गवर्नमेंट ये चाहती है कि जी पाबंदी लग जाए, हालांकि और आपसे भी पूछा जाता है कि जी आप पाबंदी के हक में या नहीं, लेकिन एंड ऑफ द डे चूँकि आपने आइन का हवाला दिया और आर्टिकल 17 का हवाला दिया जाता है तो उसमें तो जो फाइनल डिसीजन है वो तो कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट इज़ गोइंग टू डिसाइड एंड दे आर गोइंग टू टेल द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कि ये तहलील करना है या नहीं करना।
देखिए मुल्क में हर चीज का आखिरी फैसला कोर्ट में जाता है ना। खुदा ना खास्ता अगर आज मैं मर्डर कर दूं, ठीक है, गवर्नमेंट में कभी भी कर सकती है, लेकिन आखिरी फैसला कोर्ट नहीं करना है कि मैंने मर्डर किया ही नहीं किया। बात ये देखें कि ये लास्ट ऑर्डर आया था 2002 का पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक्ट है, उसमें कुछ चीजें वाज़ेह हैं, आप पढ़ नहीं सकती। उसमें ये लिखा हुआ है, मैं एक मिसाल देता हूँ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकती, ठीक है, और फॉरेन फंडिंग अगर लेंगे तो फिर आप कोई इलेक्शन में नहीं ले सकते, आप पॉलिटिकल पार्टी की एग्जिस्टेंस भी खतरे में पड़ सकती है। जो पॉलिटिकल फॉरेन फंडिंग का केस था पीटीआई का, अगर पीटीआई इतने हाथ साफ थे इमरान खान साहब के और पीटीआई के ना, तो वो लोग 8 साल तक कोर्टों में स्टे ऑर्डर में लेके बैठे थे और अपनी हुकूमत ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ था। मैं ये भी बता दूं उनको, जब उनकी अपनी हुकूमत थी, उनका अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनकी मर्जी से लगाया हुआ था, तब इमरान खान साहब ने स्टे ऑर्डर लिया हुआ था पीटीआई ने कि फॉरेन फंडिंग केस ना चले। फिर खर्च चला, जब वो खुद उतरे और फिर चला, जब तो चले उसमें आप देखें उसमें कोई गलत फैसला नहीं है। अगर फैसले, अरे एक शर्जील साहब एक कमेंट और कर दीजिएगा कि ये बड़ी बात हो रही है जेयूआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात, फिर वो ये कह रहे हैं जी असेंबलियों से इस्तीफे की बात हो रही है केपी असेंबली से, क्या ये कोई सलूशन है? जो अक्सर आवाज़ आती है जी इलेक्शन हो जाएं, जो कि बहुत सारे हल्के ही कह रहे हैं, बड़े जिम्मेदार हल्के कह रहे हैं जी ऐसा नहीं होगा, फैसल वाडा साहब भी कह रहे हैं जी इलेक्शन तो नहीं हो रहा है, फिच की रिपोर्ट हमारे सामने आ गई। तो आप ये बताएं कि ये फिर गुफ्तगू जो फ्लोट की जा रही है, इसका सियासत पे क्या असर पड़ेगा और ये होनी चाहिए? क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर लूँ आपको माजरत के साथ, मेरी वो बात आपने मेरी आदमी ने काट दी, तो आपने दूसरा सवाल छुए, वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, उसमें मैं रेफरेंस भी AR कर दूंगा। तो मैं जब कह रहा था कि पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट में लिखा हुआ है कि आप फॉरेन फंडिंग नहीं कर सकते और पीटीआई ने 8 साल तक स्टे ऑर्डर लिया, तो उस स्टे ऑर्डर के बाद सुन, उस स्टे ऑर्डर के बाद जब फिर फैसला आया, फैसला इज वेरी लाउड एंड क्लियर, उसमें अकाउंट नंबर दिए गए और बताया गया कि भारत से और इसराइल से पैसे पीटीआई को मिले। और वो शो किसने किया था? वो ARY न्यूज के एक बहुत बड़े एंकर शहीद अरशद शरीफ साहब ने शो किया था, उसकी क्लिप आप जरूर चला दीजिएगा। उसमें शहीद अरशद शरीफ साहब ने कहा कि जी इंदर दोसान और भारत से और इसराइल के लोगों ने जो यहूदी लॉबी है उन्होंने पीटीआई को फंडिंग करते रहे। अब मुझे बताएं कोई भी भारतीय या इसराइली लॉबी पीटीआई को फंडिंग क्यों कर रही थी? उसने इलेक्शन कमीशन की मैं एक चीज जरूर तनकीद करूंगा कि जब ये फैसला आया था तो उसी वक्त इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंस भेजना चाहिए था या वो गवर्नमेंट को लिखती कि जी ये पॉलिटिकल पार्टी जो कि हमारे मुल्क में ममनून है, हमारे कोड ऑफ कंडक्ट में ममनून है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फॉरेन फंडिंग ले रही है और वो भी ऐसे ऐसे मुल्कों से ले रही है जो कि वो नहीं ले सकती। जब ये चीजें आई थी तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी जरूर मूव होनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि उसमें हुकूमत ने बहुत बड़ी उस वक्त जो है वो डिले की, बट देर आए, जो जरूरत है जो भी करना है वो अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए, कानून के ऊपर कुछ चीज नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच शर्जील इनाम मेमन साहब, वज़ीर इत्तलात सिंध और पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और तफसीली गुफ्तगू आपसे हुई और आपने अपना नुक्ता नज़र और अपनी जमात का नुक्ता नज़र इस अहम मामले से मुतालिक बयान किया। चलें जी, अब हम ज़रा बात करते हैं, अभी रिसेंटली डिजिटल जो सेंसस हुआ है उसके अदाद व शुमार सामने आए, और जब ये अदाद व शुमार सामने आते हैं तो इसमें ये बताया जाता है जी आपके मुल्क की कितनी फ़ीसद आबादी है वो यूथ पर है मुश्तमिल है, कितने % आबादी है वो बाकायदा तालीम याफ्ता है, कितनी ख़वानदगी है, कितनी नाख़वानदगी है, ये सारे स्टैट्स आपके सामने आ जाते हैं और ये हेल्प करते हैं किसी भी गवर्नमेंट को या किसी भी मुआशरे को उस हिसाब से पॉलिसीज़ बनाने में। अब एक जो बड़ी हैरान कुन इंकशाफ हुआ है इन्हीं डिजिटल सेंसस में, वो ये हुआ है कि हम ये देख रहे हैं कि ईंधन की कमी आप कह लें या दीगर वजूहात कह लें, पाकिस्तान की निस्फ से ज़ायद आबादी जो है वो अभी भी लकड़ियों को जलाकर खाना पकाती है, यानी कि निस्फ आबादी आप अगर कह लें, चले मैं इसको बड़ा प्रिसाइस अगर कर लूँ तो वो गैस का इस्तेमाल नहीं कर रही है, वो बाकायदा तौर पर हम देख रहे हैं लकड़ियाँ, और हम इस वक्त देख रहे हैं हमारे मुल्क में दरख्तों की भी कमी है, जिस तरीके से जलाए जा रहे हैं लकड़ियाँ, तो हम पूरे एनवायरनमेंट को लेके हम क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? मैं अगर सिर्फ ये बयान कर दूँ कि किसी भी महज़ब मुल्क में और ख़ास तौर पर ग्लोबल वार्मिंग के ख़तरात से बचने के लिए, एक इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो आपका ट्री कवर होना चाहिए, फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, वो होना चाहिए 25%, और पाकिस्तान में ये फॉरेस्ट कवर 5%, 5 से 7% है, और उसके अंदर अगर हम शहर क़ायद कराची की बात करें तो यहाँ पर ये पॉइंट्स में है।
तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि और वैसे ये भी वक्त के साथ साथ मजीद जो है ये और डिक्रीज सदफ हो होता रहा है। ये है ना कि हमें वैसे अंदाज़ा नहीं होता, लेकिन जब आप लाहौर से या कराची या इस्लामाबाद से या दुनिया के किसी और खत्ते से, दुबई के अलावा जब आप ट्रैवल करते हुए लैंड करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर तो कंक्रीट का जंगल है, सिर्फ खाकी ही खाकी आपको दिखाई देता ऐसे है। ही है। लेकिन ज़रा से कुछ मैं नंबर्स आपको बता दूँ, 52.72% आवाम लकड़ी पर खाना बनाने पर मजबूर है। 14 लाख से ज़ायद घरों में जो ज़ाहिर है बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। 45,000 घराने हैं खाना बनाने के लिए मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं। 42% घरानों में जी गैस मैसर ही नहीं है, उस पर गैस की लोड शेडिंग भी होती है। अंदाज़ा कीजिए तो ये कहाँ पे मामलात जो हैं वो गड़बड़ हैं, ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और अब पानी का जो है मसला वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इदारा शुमारियात बताता है सिर्फ 6.5% आबादी जी फिल्ट्रेशन का जो प्लांट है उसका पानी इस्तेमाल करती है। 1.5% के करीब आबादी बोतल का पानी इस्तेमाल करते हैं। 46% आबादी पीने के लिए मोटर पंप इस्तेमाल करती हैं। 4% पीने के लिए कुएं का पानी इस्तेमाल करते हैं। तो बहरहाल ये जो ईंधन का मसला है, बेसिकली हमारा फोकस है, आज हम इस मामले पर बात करें कि जहां पर बिजली महंगी, गैस लोड शेडिंग का मसला संगीन है, एलपीजी के नर्ख सबको पता है क्या है, मिट्टी का तेल महंगा हो के पेट्रोल से भी ऊपर चला गया है। तो ऐसे में किया जाता है 52% से ज़ायद लोग जो हैं वो लकड़ी पर खाना पकाते हैं। यानी कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है, जो हमारा ट्री कवर है, वो अब ख़त्म होने से आगे कहाँ जाएगा। लोग क्या कहते हैं इस मामले पर, ज़रा आपको दिखाते हैं। पहले जब लेने के लिए जाते हैं वो 1600 रुपये 1800 रुपये मन के हिसाब से लकड़ी मिल रही होती है। ऊपर से गैस महंगी है, गैस आती भी नहीं है घर के अंदर, बिल भेज देते हैं, पता नहीं क्या करते हैं ये लोग। लकड़ी 16-1700 से कम लकड़ी नहीं मिल रही, क्या करें, कहाँ जाएं? बिल भर भर के परेशान हो चुके हैं, गैस आती नहीं है, कहाँ जाएं? गैस क्या हमारे मुल्क में ख़त्म हो गई है? हमें रोटी सुबह दोपहर शाम को होटल से लगवानी पड़ती है। और दूसरे ये हम ये देख रहे हैं हमारे मुल्क में पिछले दिनों बड़ा डिस्कस हो रहा था फॉग, स्मॉग और इसकी वजह से क्या मसाइल हो रहे हैं, पॉल्यूशन की वजह से क्या हो रहा है। वैसे में जब लकड़ियों पे खाना बनाया जाएगा या दीगर इस पर जो इंडस्ट्रीज भी कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है इसका, तो क्या ये धुआं कितना मुज़र सेहत है। हैदराबाद में हम ज़रा बताते हैं कि जी वहाँ पर क्या इस हवाले से राय पाई जाती है। हमारे नुमाइंदे जाम फरीद लाखू ने वहाँ से रिपोर्ट किया, ज़रा देखते हैं। हैदराबाद भर में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिस वजह से जो शहरी हैं वो लकड़ी पे खाना पकाने पे मजबूर हैं। एक तो लकड़ी महंगी है और दूसरा जब लकड़ी पे खाना पकाते हैं शहरी तो धुआं उठता है, तो घर में धुआं हो जाता है। फिर जो ख़वातीन खाना पकाती हैं तो उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है। हम एक घर में मौजूद हैं जहाँ पे लकड़ी पे खाना पकाया जा रहा है, उनसे बात करेंगे। लकड़ी पे खाना पकाते हैं, क्या करें, बहुत परेशान है। गैस तो ये देते नहीं है, धुआं ही धुआं घर में हो जाता है। बच्चे भी बीमार हैं, खांसी वांसी हो जाती है, हमारी खुद आंखें जलने लग जाती हैं। हमें आदत थोड़ी है लकड़ियों पर पकाने की। बिल भी ना भेजें, जब गैस नहीं देते तो बिल भी बंद कर दें। क्या करें, आप खुद बताएं, हम क्या करें, हम तो खुद परेशान हैं, सारी आवाम ही परेशान है। हर घर का यही मसला है। ये जो हैदराबाद के शहरी हैं उनका मुतालबा है कि जो गैस दी जाए ताकि ये जो लकड़ी से जान छूट सके। बात यह है कि अगर हम अपने अतराफ़ देखें तो आपको काफ़ी चेंजेस दिखाई देते हैं। और यहाँ पर ना मुख्तलिफ़ जगहों पर लकड़ियों के टाल हुआ करते थे, जहाँ पर आप कभी कभार हम देखते थे कि जी आपको कभी बारबेक्यू करना है तो वहाँ से जी कोयले ले लिए, या कुछ इलाकों में जो है वो यूज़ होते थे। लेकिन अब हम जगह जगह देख रहे हैं कि लकड़ियाँ, और इवन ये कि इंडस्ट्रियल एरिया में भी इसका यूजेज बहुत बढ़ गया है। सदफ जी, फैक्ट्रीज़ में आपने कहा कि इंडस्ट्रियल एरिया में इसका यूजेज बढ़ गया है। दूसरे ये कि ये हमारी सेहत के लिए कितने नुकसान थे। हमें बताया जाता है कि आपको इन्वायरमेंट के लिए मज़ीद दरख्त उगाने चाहिए, मगर जो ऑलरेडी दरख्त हैं उनके साथ हम क्या कर रहे हैं। सो ये सब क्यों हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि लोड शेडिंग भी गैस की हो रही है। सो ये सारी क्या चीज़ है, इंडस्ट्री क्यों जा रही है लकड़ी पर, ये वो बात है जिसपे बात करेंगे। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद जावेद बलवानी साहब, चीफ कोऑर्डिनेटर कराची इंडस्ट्रियल फोरम, और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं साइट एसोसिएशन के। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमें ये बताइएगा जावेद साहब कि ये बड़ा कंसर्न है इस वक्त, गैस की लोड शेडिंग है, ईंधन के मुतबादिल ज़राए के तौर पर क्या आप लोग भी ये सोच रहे हैं कि जी लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाए? इज़ दैट दी ऑप्शन अवेलेबल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सदफ और अशरफ भाई। वालेकुम सलाम। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, गवर्नमेंट का काम है गैस सप्लाई करना, ठीक है ना। अच्छा, गवर्नमेंट के अंदर एक प्लानिंग कमीशन होता है, वो प्लानिंग कमीशन जो है उसको चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्लानिंग कमीशन सारी मुल्क की प्लानिंग करती है।
अच्छा, इन्होंने जब गैस की लोड शेडिंग की, आज तक किसी को पहले से इन्फॉर्म नहीं किया कि आप इसकी तैयारी करें आगे गैस की। ना इंडस्ट्री को कहा, ना डोमेस्टिक को कहा, ना कमर्शियल। अच्छा, अगर ये पहले से कहते तो दुनिया के अंदर बायोमास के बॉयलर्स अवेलेबल हैं और बायोमास जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट क्या करते हैं, जब इनकी फसल कटती है तो जैसे सरसों की कटी तो सरसों का जितना वेस्ट है के पत्ते, उसकी शाखें, उसको जला देते हैं। तो उसको बायोमास को हम इस्तेमाल कर लेते हैं अपने बॉयलर में स्टीम बनाने के लिए, या हमारे यहाँ बिजली बनाने के लिए अपने टरबाइन्स होते हैं उसमें बॉयलर में यूज करते हैं और बिजली। दुनिया के अंदर काफी जगह, काफी मुल्कों में ये काम होता है, हमारे मुल्क में भी ये काम हो गया, जिसपे इंडस्ट्रीज ने अपने तौर पे सेमिनार्स और अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को समझाया कि भाई अब गैस की शॉर्टेज हो गई है और आप लोग लकड़ी पे जा रहे हैं, अब लकड़ी से सस्ता आपको हम फ्यूल बताएं जो कि बायोमास है। अब बायोमास के अंदर काफी फ्यूल्स हैं, जैसे काउ डंग है, हमारे यहाँ भैंस कॉलोनी जो लांडी में, वो सारा गोबर समंदर में फेंक देते हैं। पिछले कोई 30-40 साल से कराची की इंडस्ट्रीज और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और ये शोर मचाते हैं कि भाई ये समंदर में फेंक के समंदर का बुरा हाल कर। ये काउ डंग भी जो है बायोमास के तौर पे बॉयलर में और स्टीम टरबाइन के अंदर इस्तेमाल हो सकता है और कर रहे हैं। इस तरह चिकन मैन्योर जो है वो भी वेस्ट हो जाता है, उसको भी आप बायोमास के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जो एग्रीकल्चरिस्ट जो बायोमास जलाते थे वो बाकायदा आग लगा देते थे और उसका धुआं जो है वो आसमान की तरफ जाता था, जिससे पोल्यूशन और फॉग हो जाती थी। इंडिया और दिल्ली में और पंजाब में ज्यादा होता था। अब बायोमास जब इंडस्ट्री ने इस्तेमाल करना शुरू किया तो हम इसके अंदर एक स्क्रबर लगाते हैं जिसका काम ये है कि जो धुआं बाहर निकले उसको पानी से वॉश, जैसे कि आप हुक्के में देखेंगे, हुक्के के अंदर क्या होता है, तंबाकू रखते हैं तो पानी से स्मोक जाता है। इसलिए लोग कहते हैं पुराने लोग के हुक्का जो है वो कम नुकसान है देता है जितना सिगरेट नुकसान। तो ये हम जो एग्जॉस्ट कर रहे हैं और काफी इंडस्ट्री, मोर देन 60% इंडस्ट्री बायोमास पे। अच्छा, और बायोमास का फ्यूल जो है वो हमें गैस से भी सस्ता पड़ रहा है और हमें लकड़ी से भी सस्ता पड़ रहा है और हमारे मुल्क का ये वेस्टेज इस्तेमाल होना शुरू हो गया। अगर मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड कमीशन ये पहले से बता देती इंडस्ट्रीज को 4 साल पहले या 3 साल पहले कि ये हालात होने वाले, या डोमेस्टिक में बता दी। अब देखें अफगानिस्तान के अंदर सोलर के चूल्हे इस्तेमाल हो रहे, पाकिस्तान में नहीं हो रहे। अगर ये बताते तो लोग सोलर के चूल्हे यहाँ बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जावेद साहब, एक चीज़ मुझे बताइएगा, ये नंबर ज़ाहिर है हमारे लिए बड़े परेशान कौन है। एक यानी आपकी आबादी का निस्फ से ज़ायद हिस्सा जो है, फीसद हिस्सा, वो लकड़ी पे खाना बना रहा है, लकड़ी का इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू जो गैस के बिल आते हैं? गैस की किल्लत फिर क्यों है, गैस की लोड शेडिंग क्यों हो रही है? अगर आबादी का आधा हिस्सा जो है वो तो गैस यूज़ कर ही नहीं रहा, तो ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर 1950s के अंदर बायोगैस के प्लांट लगाए गए थे और तकरीबन तमाम विलेजेस में गवर्नमेंट ने लगा दिया। मगर एक गवर्नमेंट पाकिस्तान की ऐसी आई जिसने कहा कि हम आपको नेचुरल गैस सप्लाई और आपको बिल्कुल इतनी सस्ती गैस देनी शुरू कर दी उन्होंने कि लोग जो है माचिस की तिल्ली बचाने के लिए चूल्हा जलावा छोड़ दिया कि अभी दूसरा इसके बाद खाना पकाना है या चाय बनानी है, क्योंकि गैस इतनी सस्ती थी कि लोगों ने उसके साथ ज्यादती इतनी की। और गवर्नमेंट की प्लानिंग कमीशन की ये गलती थी कि देखिए डोमेस्टिक में कभी भी गैस नहीं दी जाती। डोमेस्टिक में पूरी दुनिया में जहाँ सबसे ज़्यादा गैस अवेलेबल है वो मुल्क के अंदर भी डोमेस्टिक में गैस की सप्लाई नहीं है। हम छोटे थे तो हमारे यहाँ भी पाकिस्तान ने भी LPG की सप्लाई होती थी, बर्शियन कंपनी थी, वो घरों पे डिलीवर करती थी। सर मसला ये हम यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें देख रहे हैं, आपकी इन्वायरमेंट इससे मुतासिर हो रही है, इसके धुएं से, लकड़ी की खास तौर पे हम बात कर रहे हैं। दरख्त जो हैं वो ऑलरेडी मुल्क में कम हैं, वो कट रहे हैं, तो ये आपके इन्वायरमेंट को मुतासिर कर रहा है, सेहत को भी मुतासिर कर रहा है, हर तरीके से आपकी लाइफ को मुतासिर कर रहा है। दूसरे ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं।
आप सवाल करने में सोच। मेरा सवाल ये है कि क्यों आपसे मैंने पूछा कि ये मुतबादिल ज़राए क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पुराने दौर, दुनिया आगे जा रही है, हम पिछले दौर में जा रहे हैं, तो इसका आपने सोल्यूशन कहा जी प्लानिंग कमीशन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लेकिन वो उस पर काम नहीं गए, लेकिन अपने तौर पे क्या किया जा सकता है? देखिए यही मैं कहना चाह रहा था, मेरे कहने का मकसद ये था, अगर प्लानिंग कमीशन से बता दूँ तो पाकिस्तान के अंदर 90% काम ऐसे हैं जो पब्लिक अपने तौर पे उसके हल निकालती, गवर्नमेंट नहीं निकालती, हालांकि गवर्नमेंट को निकालती। जैसे लॉ एंड ऑर्डर है तो लोगों ने ग्रिल लगा ली, कैमरे लगा लिए, सिक्योरिटी गार्ड, जितनी सहूलत थी उसने वो काम किया। तो गवर्नमेंट का काम जो होता है वो पब्लिक कर रही है हमारे मुल्क में। और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर ये हमारे मुल्क में बायोमास, बायोगैस, ये सिलसिला 1950s में शुरू हुआ था, अगर ये कंटिन्यू रहता तो आज हमारी गैस का ये हाल नहीं होता, एलपीजी होती तो आज हमारी गैस का ये हाल नहीं होता। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है जो हम इंडस्ट्रियलिस्ट समझते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट को सारों को बायोमास पे चले जाना चाहिए, और डोमेस्टिक के अंदर जो है सोलर के चूल्हे होने चाहिए, लिथियम बैटरी लगनी चाहिए, लिथियम बैटरी की इंडस्ट्रियां लगनी चाहिए। और मैं अच्छा इसका फिर दूसरा नुकसान क्या होगा? दूसरा नुकसान ये होगा कि हमारी जो है गैस कंपनी जो दो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ये फेल हो जाए, क्योंकि इनके यहाँ पे मास्टर जो सबसे बड़े हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट। अब इंडस्ट्रियलिस्ट तो सारे बायोमास पे चले जाएंगे। बहुत सारे आपने मसाइल यहाँ पर मेंशन किए, इनका हल ज़रूरी है और हम यहाँ पर जानने की कोशिश कर रहे थे ऐसा क्यों है। थैंक यू सो मच जावेद बलवानी साहब, अच्छे आपने हमें सजेशंस दिए। होपफुली गवर्नमेंट इस पर काफ़ी काम करे और दुनिया आगे जा रही है। हम जी पिछले दौर में, पत्थर के दौर में, लकड़ी के दौर में लोड शेडिंग हो रही है, गैस की, बिजली है बहुत ज़्यादा बन रही, मगर बिजली में डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन के मसले हैं। सो ये मसाइल लेके चलें जी, इस पर अब बात कर लेते हैं मजीद। सेक्रेटरी एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज राजा जहांगीर अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जहांगीर अनवर साहब। ये हम बात कर रहे हैं, बड़ा एक अहम मामला है। इदारा शुमारियात की जब बात हो रही थी कि 52% से ज़ायद मुल्क के अवाम अब भी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, और मैंने इब्तदाइये में अगर आपको सुनने का मौका मिला हो तो यही तस्करा किया था कि एक तो एनवायरनमेंट पर इसके असरात, और दूसरा हमारा ऑलरेडी जो मुल्क है उसके अंदर ये फॉरेस्ट कवर ना होने के बराबर है, और इस तरह से दरख्तों की कटाई होती रही तो बचेगा क्या? तो क्या गवर्नमेंट जो है कंसर्न है इस मामले को लेकर? अशफाक साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अहम टॉपिक इस पे बात की, और बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। पाकिस्तान की जो ओवरऑल 4.8% फॉरेस्ट कवर है, और अनफॉर्चुनेटली उसमें भी हम जो ये टोटल 4.2 मिलियन हेक्टेयर बनता है, जो एरिया बनता है जी, और उसमें भी 40% जो है वो नॉर्दर्न एरिया में, नॉर्दर्न हिल्स और उस जगह पे है, और बाकी जो हमारा इंडस प्लेन है जो रिवर्स के आगे पीछे जगह है उसको रेवेरियन हम फॉरेस्ट कहते हैं कुछ वहाँ पे, और बाकी आपका बहुत मेजर हिस्सा मैनग्रोव फॉरेस्ट जो आपका हमारे कराची सिंध में है जी। उसमें जो अभी जिस बुरे तरीके से हम इसको डिफॉरेस्टेशन हो रही है इस मुल्क में, सबसे बड़ी कॉज तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ है जी। इस वक्त भी 2.6% पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ ये मुल्क आगे बढ़ रहा है। इस पॉपुलेशन रेशियो के साथ इट कैन ईट एनीथिंग जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे होंगे या कंजर्व कर रहे होंगे। एंड हाउ इज दैट इन कंपैरिजन विद द अदर कंट्रीज? बिकॉज़ जी मैं वही देना चाहता हूं जी, सॉरी, इस खत्ते की अगर कंपैरिजन की बात कर लें, आपने पॉपुलेशन ग्रोथ की मैं करता हूं जी। ये बात हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज की डेफिशिएंसी की। जिस तरह हमने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया है और इन कंपैरिजन विद द पॉपुलेशन ग्रोथ और उनकी जो कंजम्पशन पैटर्न है, और जिस तरह बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे हमारे कोलीग सिंध से कि इंडस्ट्री ने, और इस तरह अब हमें आके, चूंकि पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज की बात शुरू हुई और क्लाइमेट चेंज ने आके दुनिया को बदल के रख दिया है, अब हमारी प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। अब मैं जैसे दोबारा कमिंग बैक टू दिस वुड यूज, और ये सारा आपने बताया कि 50% से ज्यादा लोग जो हैं वो एज ए फ्यूल वुड यूज करते हैं। कौन सी लकड़ी ज्यादा इस्तेमाल होती है? जी मैं जैसे बता रहा हूँ कि एक्चुअली तो ये जो वुड है इसको तो यूज़ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा मैक्सिमम कार्बन, ये ज़्यादा, इससे तो घर के अंदर जब वुड जलती है तो इससे कार्बन एमिट होता है और उनके लंग्स को बहुत ज़्यादा डेंजरस है आपके लिए। मजबूरी लोगों की ये है कि उनको कोयला नहीं मिलता, और कोयला मिलता तो बड़ी लो क्वालिटी का कोयला मिलता है जी। और नंबर 3 ये है कि ये जितनी भी फॉरेस्ट वुड है इसको एज ए फ्यूल वुड यूज़ करने के लिए
पहले तो ये कुछ हमारे नॉर्दर्न एरियाज में गुजारा फॉरेस्ट थे जहाँ से वो लकड़ी लेके इस्तेमाल की जा सकती थी। अब ये लकड़ी चोरी होती है और जो हमें भी बताया गया, डाटा भी बताता है कि तकरीबन पिछले चंद सालों में 1.2% लकड़ी चोरी हुई है, जो सरकारी फॉरेस्ट से भी, और लोगों ने अपने जो कुछ जो सरकारी ज़मीनों के साथ साथ या सड़कों के साथ साथ भी फॉरेस्ट लगा होता है जी। अब इसमें जो खतरनाक बात ये है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं इसका हल ढूंढना चाहिए, और हल ये है कि अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज हैं जी। अब तो सोलर पे स्टोव्स आ गए हैं, एफिशिएंट एनर्जी एफिशिएंट स्टोव्स आ गए हैं। इन चीज़ों को लेके हमें इन लोगों तक जाना चाहिए ताकि केरोसिन ऑयल कम से कम इस्तेमाल हो, वुड कम से कम इस्तेमाल हो, और हम अपना फॉरेस्ट कवर बढ़ाएं। अच्छा, एक और चीज़ है फॉरेस्ट कवर भी, जहांगीर साहब मैं इसी जानिब आ रहा था। बेसिकली गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने भी एक मंसूबा शुरू किया था, लेकिन मुझे आप ज़रा समझाइएगा कि क्या हमारी विल नहीं है, कमिटमेंट नहीं है। यहाँ पर कराची की मिसाल ले लें तो मैं सदफ से ये तस्करा कर रहा था कि जब आप बाहर आके यहाँ पर लैंड करते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ तो अब हर दफ़ा खाकी बढ़ता चला जा रहा है। एक तो ये है कि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस, बिल्डिंग्स, और उसके बाद ट्री जो कि गली मोहल्लों में आपके घरों में हुआ करते थे वो भी ख़त्म हो रहे हैं। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या कोई सख्ती करने की ज़रूरत है? मैं नहीं कहूँगा कि कानून बनाया जाए, क्योंकि ओवरली लेजिस्लेटेड हम वैसे ही हैं। कोई सख्ती करनी चाहिए गवर्नमेंट को, या फिर इस पर कोई काम करना चाहिए? बिकॉज यहाँ पर तो जिसका मर्जी आती है दरख्त काट देते हैं और वो 50-60 साल की मेहनत ज़ाया हो जाती है। डॉक्टर साहब, इसमें मैं अर्ज करूँ कि गवर्नमेंट ने तो इस कदर सख्ती की हुई है, लेकिन समहाउ अब कम्युनिटी को, सिटीजन्स को भी एक स्टेट सब्जेक्ट रिलेशनशिप होता है। लोगों को भी जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है जी। अभी यहाँ लाहौर बैठ के हम स्मोक का सीज़न का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कोई बंदा अपना मोटरसाइकिल का धुआं फिक्स नहीं करवाएगा। उसके लिए तो सरकार ने जाके 12 लाख मोटरसाइकिल को फिक्स नहीं करना। हम तो जुर्माने कर सकते हैं, हम इनको रोक सकते हैं, लेकिन कुछ ना आपकी जिम्मेदारी एज ए शहरी भी है जी। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, आपने कहा जिम्मेदारी शहरी की, लेकिन जो गैस की लोड शेडिंग हो रही है, कहीं पर गैस अवेलेबल नहीं है, तो वो शहरी फिर क्या करें? वो अपनी जिम्मेदारी निभाना भी चाहें तो क्या करें? उनके पास क्या है मुतबादिल ज़राए? जी, मैं वही सबमिट कर रहा था सदफ के, इसमें जिस तरह हमने अपनी नेचुरल गैस को यूज़ किया और हमने अपनी अच्छी पॉलिसीज़ ना बनाई और हमने ज़ाया किया, बल्कि मैं समझता हूँ अपनी गैस को, और जिस तरह हमारी गैस चोरी हुई, हमने खुद ही बिल पे नहीं किया, एक कनेक्शन से 25 कनेक्शन दिए गए, फिर जो CNG स्टेशंस की एक भरमार हुई, उस पे जो 90s में आपको याद है वो राजा साहब कि वो एक ग्रीन एनर्जी के नाम पर एक अलग ही, मतलब मैं आई रिमेंबर कि ये जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में 1 किलोमीटर के अरसे डिस्टेंस पे कोई 25-30 CNG स्टेशन हुआ करते थे। दिस इज हाउ वी वेस्टेड इट। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी भी देखें, मैं किससे बात कर रहा था, पंजाब हुकूमत ने इस साल 150 अरब रुपए के क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स लेके हैं, जिसमें सोलराइजेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें क्लीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह सॉलिड वेस्ट की डिस्पोजल साइंटिफिक तरीकों से करने के वो प्रोजेक्ट्स हैं, हमारी एमिशन कंट्रोल सिस्टम्स के प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो सब पूछ रहे थे कि आम शहरी क्या करे। देखिए, आम शहरी की अपनी जिम्मेदारी इस हवाले से जरूर बनती है, मैंने जैसे अर्ज किया था कि आप अपना कम से कम मोटरसाइकिल का धुआं तो रोक सकते हैं, अपनी ट्यूनिंग करवा के बाइक थी, आप कम से कम कूड़े को आग लगाना तो बंद कर सकते हैं। हम कम से कम जो डस्ट की और फ्यूजिटिव डस्ट इस वक्त हमारे लिए एक इशू बना हुआ है पूरे लाहौर के लिए भी और बड़े शहरों के लिए भी, और जो स्मोक एमिशन का इस वक्त सारा के सारा, कल भी हमने पंजाब में आप भट्टे गिराने शुरू कर दिए क्योंकि लोग उस पर बाज नहीं आ रहे। पिछले 3 साल से हम उनको नोटिस कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं। अपने हिस्से का अगर हम इसमें कहते हैं ना कंट्रीब्यूशन करते रहें तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। थैंक यू सो मच राजा जहांगीर साहब। और ज़ाहिर है ये हम जब बात करते हैं ना क्लाइमेट इमरजेंसी की, कि एनवायरमेंटल जो इस वक्त डैमेजेस हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने की, उसमें बड़ी प्लानिंग की ज़रूरत है। और ये जो हमारे सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं इदारा शुमारियात की जानिब से, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें अपनी प्लानिंग करनी होगी, हुकूमत वक्त को पॉलिसीज़ बनानी होगी। चलें जी, अब वक्फा, बहुत बातें होगी। वेलकम बैक वंस अगेन। आपकी सेहत के इससे मुतालिक बात करेंगे। उस वक्त सिंध से कुछ ऐसे केस रिपोर्ट हुए जिसे हम कहते हैं जी ब्रेन ईटिंग पैरासाइट है, वो आपकी नाक के थ्रू, नोस्ट्रल के थ्रू दाखिल हुआ और फिर उसने जो है सर्वाइव नहीं कर पाया, जो शख्स मुतासर हुआ। अब कराची में 3 केस रिपोर्ट हुए, हैदराबाद में 1 शख्स इसका शिकार हुआ। तो ये तमाम अमवात रबा माह के दौरान ही हुई हैं जो रिपोर्ट हुई हैं। ये क्या है, कैसे ये हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है और इससे बचाव कैसे मुमकिन है, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं
असिस्टेंट प्रोफेसर इन्फेक्शियस डिजीज़ डॉक्टर तहरीम अंसारी साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस तहरीम। ये मुझे ये ज़रा बताइएगा कि इसकी बेसिकली तो अलामात पे ही हम बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये क्या स्विमिंग पूल्स में जाने से होता है, वुज़ू करने से होता है, ये बेसिकली मतलब हमारे घरों की टंकी के पानी में भी यही है और स्विमिंग पूल में वहाँ पे भी यही है? ओके, सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक जैसा हॉट टॉपिक भी है, आई थिंक आप लोगों ने इसको उठाया और पब्लिक की अवेयरनेस के लिए काम करें। यस, आपके 2 सवाल थे इसमें। सो पहला क्वेश्चन तो मैं बाद में आंसर करती हूँ जो अलामात से मुतालिक है, लेकिन ये कहाँ होता है? देखिए, ये सॉइल में, पानी में, आपका जो स्प्रिंग वाटर्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, टैंक के वाटर्स में, शैलो वाटर, लेक्स, रिवर, स्विमिंग पूल्स, ये हर जगह मौजूद हो सकता है। ठीक है, एंट्री किस तरह से होता है? अच्छा, इसकी एक ख़ास बात ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना, ये समझते हैं हीट है इस मामले में कि ये ज़्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव कर लेता है। इवन 42 डिग्रीज कह सकते हैं, पाकिस्तानी वायरस भी बहरहाल, बट नॉट इन दैट सेंस, सर्वाइव करता है 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी या 115 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, इससे ज़्यादा टेम्परेचर पे भी। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो ज़्यादा केसेस हो रहे होते हैं वो आपके सारे समर में ज़्यादा हो रहे होते हैं जब टेम्परेचर हाई होता है। तो एक तो ये चीज़ होती है। अच्छा, दूसरा ये कि ये एंटर कहाँ से होता है? आपने बिल्कुल सही कहा, ये नोस्ट्रल से एंटर हो रहा होता है हमारी। ख़ासतौर से जब हम नाक में बहुत ज़्यादा पानी अगर चढ़ाते हैं तो उससे ये जाता है। अलमिया ने जो बेस ऑफ स्कल पे एक बोन रखी हुई है, इट्स लाइक जहाँ से आपको स्मेल आती है और सब चीज़ें आती हैं, उसको ये क्रॉस करता है एंड इट एंटर्स इनटू द ब्रेन। और ब्रेन ईटिंग अमीबा इसीलिए कहते हैं कि एक तो ये बहुत जल्दी इन्फेक्ट कर सकता है, डेडली वायरस है, सॉरी इट्स नॉट अ वायरस, डेडली अमीबा है, सो इट कैन किल। जो स्टडीज़ दुनिया भर से डिफरेंट हुई हैं उनमें 100 में से 95 to 99% केसेस सर्वाइव नहीं कर सकते, बट स्टिल सर्वाइव करते हैं। ठीक है, कुछ केस रिपोर्ट्स हुए हैं जिनमें सर्वाइव किया। लास्ट ईयर हमारे यहीं PNH शिफा में एक केस माशाल्लाह सर्वाइव किया। अर्ली डायग्नोज हो जाए तो, लेकिन क्या सिम्टम्स क्या होते हैं इनिशियली? अच्छा, अब हम सिम्टम्स की तरफ आ जाते हैं। सो बेसिकली अर्ली जो सिम्टम्स होते हैं उसमें शदीद तरीन सर का दर्द होना, बुखार का होना, ठीक है, कुछ लोगों की स्मेल ऑल्टर हो सकती है, उनको स्मेल नहीं आएगी या इस तरह से, क्योंकि इन्वॉल्व उन्हीं नर्व्स को कर रहा होता है। आगे जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ती है, हेडेक वर्स होता जाता है, कोमा होता जाता है, झटके लग सकते हैं। ऑनसेट से जो कम से कम ड्यूरेशन है ना इसकी अक्वायर करने के बाद सिम्टम आने की, वो 2 डेज़ है और मैक्सिमम इट्स 15 डेज, या बट यूजुअली जो मोस्ट ऑफ द केसेस हैं वो आपके 3 to 5 डेज में प्रेजेंट कर जाते हैं। नॉट मच ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड, बहुत टाइम नहीं देता आपको। इंक्यूबेशन पीरियड की रेंज है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो विदिन 5 डेज आपके। और एक और चीज़ है कि इस पाकिस्तानी माशरे में जहाँ पर हर चीज़ ओवर द काउंटर अवेलेबल है, यानी कि हम क्या एंटी एलर्जी से लेके हम एंटीबायोटिक्स तक वहाँ पर लेके और पूरा कोर्स करके फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। ये एक सेल्फ मेडिकेशन कर रहा है। ये एक रीज़न है कि एक तो ये कि हमारे यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर उतना डेवलप नहीं है जितना होना चाहिए। सो लोग यूजुअली क्वैक्स के पास भी जा रहे होते हैं या होम ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड एंटीबायोटिक्स खुद ही ले लेंगे, एग्जैक्टली तो वो प्रेजेंट भी लेट कर रहे होते हैं बहुत सारी केसेस में। जब 3-4 जगह से हो जाते हैं, जब बिल्कुल कोमाटोज हो जाता है पेशेंट, तो उस वक्त वो फिर किसी टर्शरी केयर में या हॉस्पिटल में जाते हैं। सो यूजुअली जो मेन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी है वो अपना एक अमीबा का अपना तो एक अलग है, लेकिन वो लेट प्रेजेंटेशन की वजह से। इसका टेस्ट कोई होता है जब आप किसी डॉक्टर के पास जाएं? यस, इसका टेस्ट देखिए, इसका टेस्ट उस तरह से आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए बेसिकली आपको ब्रेन इमेजिंग करवानी होती है देखने के लिए कि कोई बहुत ज़्यादा सूजन तो नहीं हो गई है। एंड देन लंबर पंक्चर एक टेस्ट होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी का पानी का टेस्ट। यस, उस पे इसको बिल्कुल अर्ली, अगर आप CSF के अंदर जो रीढ़ की हड्डी का पानी है उसमें ये मोटाइल आपको चलते फिरते नजर आते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक्सपर्टीज़ चाहिए और फ़ौरन देखना होता है ना, उसको हम वेट माउंट कहते हैं। दूसरा इसका PCR अवेलेबल है, बट अगेन वो भी आपके CSF के अंदर ही होता है जो रीढ़ की हड्डी का पानी है। सो इस बेसिस पे इसकी डायग्नोसिस होती है। तो उसको फॉरेन ट्रीटमेंट क्या होता है? इसके लिए देखिए, इसके लिए मल्टीपल एंटीबायोटिक्स, एंटीबैक्टीरियल्स भी हैं, एंटी फंगल्स भी हैं, तो ये एक कॉम्बिनेशन होता है 4 to 5 ड्रग्स का। वो सब मिला के देनी होती हैं, स्टार्ट करनी होती है। उनकी डोजेज भी यूजुअल के मुकाबले में थोड़ी सी हाई होती है, सो वो स्टार्ट करनी होती है। एज सून एज पॉसिबल आप डायग्नोज कर लेंगे, जितनी जल्दी आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो कुछ चांसेस आपके सर्वाइवल। आपने कहा कि 2 दिन में तो इसकी अलामात ज़ाहिर होती हैं, फिर वो ज़ाहिर टेस्ट होंगे, डॉक्टर भी टाइम लेगा, और तो कितने दिनों में ट्रीटमेंट, फिर उसके पास टाइम कितना है? अब इन 2 दिन 3 दिन के बाद और डिपेंड करता है। देखिए, आप जितनी जल्दी सेटअप में जाएंगे, जितनी जल्दी आपका डायग्नोस कर पाएगा डॉक्टर। ये हमारे डॉक्टर्स भी सेंसिटाइज हो जाते हैं ना, समर में अगर कोई इस तरह का आ रहा है तो उसमें हम फ़ौरन कोशिश ये होती है कि हम फौरी तौर पे रीढ़ की हड्डी के पानी के टेस्ट फ़ौरन कर लें। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आई वुड से, बिकॉज
द रीज़न इज़ कि जब आपके पास भी कोई आएगा तो आप पहले उसको नज़ले ज़ुकाम के तौर पर लेंगे, आप फ़ौरन नहीं कहेंगे कि जाके ब्रेन इमेजिंग करा लो, क्योंकि सिम्टम्स सेम ही होती हैं। कोविड हो जाए, आपको वैसे कोल्ड हो जाए, फ्लू हो जाए, सिम्टम्स हेडेक के साथ, ये नज़ले ज़ुकाम के साथ ही आते हैं। इसका जो हेडेक है ना वो बहुत शदीद वाला हेडेक होता है। फिर प्लस आपका एक देखिए टाइम ड्यूरेशन है आपकी कि इस वक्त आप सेंसिटाइज हुए हैं कि इस वक्त केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो अगर कोई पेशेंट मेरे पास आएगा बहुत शदीद हेडेक के साथ, कोई यंग पेशेंट है, कोई और रीज़न नहीं मिल रहा, ठीक है, हेडेक हो रहा है या उसको स्मेल ऑल्टर हो रही है, तो मैं सोचूंगी ज़रूर। और वो ये भी बता सकता है कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि पानी जी वो ऊपर चढ़ गया नाक से। वो तो यूजुअली हमारे यहाँ बहुत सारे लोग कॉमन लोग मगर बताने को डॉक्टर को बहुत कुछ बताया। देखिए जब अगर आप पूल वगैरह में जाते हैं वहाँ पर भी एहतियात करनी चाहिए हमें। वहाँ पे बिल्कुल एहतियात करनी चाहिए। पूल्स को क्लोरिनेटेड होना चाहिए, ठीक है, क्लोरिनेशन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इससे प्रिवेंट करने के लिए। दूसरा वैसे तो हम ये कहते हैं कि आप अवॉइड करें इस तरह की एक्टिविटीज़ और रिक्रिएशनल या वाटर वाली हैं, बट अगर आपने जाना ही है तो नोज़ क्लिप यूज़ करें, ठीक है, पानी ना एंटर हो, अपना जो हेड है वो वाटर के अबव रखें, एयर क्लिप्स यूज़ करें। एयर में यूजुअली इतना रिपोर्ट नहीं हुआ है, ज़्यादा रिपोर्ट यहीं से हुआ है, ठीक है। सो ये वाले काम करें। बाहर अगर वज़ू करने के लिए जाने तो घर से वाटर बॉटल लेके जाएं, डिस्टिल्ड वाटर की या बॉइल्ड वाटर की, या आपका जो क्लोरिनेटेड वाटर है। वज़ू के लिए आप नाक में कम से कम पानी डालने के लिए वैसे तो अवॉइड करें बहुत खींच के, लेकिन अगर जाने तो अपनी वाटर बॉटल आप साथ लेके चले जाएँ, उसको यूज़ कर लें। अच्छा, कुछ लोगों को साइनसेस क्लियर करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो टैप वाटर, फॉसेट वाटर यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसके लिए भी ये कि आप ये डिस्टिल्ड वाटर या बॉइल्ड वाटर जो है इसको यूज़ करें अपने अगर कोई नेबी बेल्स या बॉइल्ड वाटर में ये पैरासाइट जो है ख़त्म हो जाता है। जो रिकमेंडेड है CDC की वो यही कि 1 मिनट तक आपने उसको अच्छी तरह बॉइल करना है पानी को, देन कूल करके उसको सेव कर लें। बट क्लोरिनेशन इज दी स्पेशली साइनसेस क्लियर करने के लिए अपने नाक को सक्शन पंप ना बनाएं। हाँ, बहुत ज़्यादा ना करें, और जो वाटर यूज़ करें उसको डिस्टिल्ड वाटर हो या। वैसे इट वाज अ वेरी नाइस थिंग टू से कि क्लोरिनेटेड वाटर होना चाहिए। हमारे तो पूल्स में अल्लाह माफ़ करे कि मोस्टली यूरिनेटेड पानी ही होता है। सो बी वेरी बहुत कुछ है जो आपके हाइजीन के लिए कर सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर तहरीम, और आपसे बात करके बहुत खुशी हुई क्योंकि आपने बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर किया। आई होप हमारे नाज़रीन इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे। हर चीज़ का सलूशन है, एहतियात कीजिए। ये भी बहुत अच्छा मशवरा था कि आप अपने साथ पानी की बोतल रख सकते हैं और वुज़ू करें, कहीं पर भी जाके आप कर सकते हैं, तो इसलिए एहतियात लाजमी है जी। तो थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब ये हमने तो आपको बता दी, क्या ख़बर है ज़रा फिर से बता दीजिए हमें। अच्छा जी, यहाँ पे जी हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे 5 बहनें जो हैं, 2 उनके भाई हैं कमर, रेहान, अरसलान। अच्छा, इनका इशू थोड़ा सा ये है कि अब ज़ाहिर है लोगों हर कोई महंगाई से मुतासिर है, तो तालीम हासिल करने के बाद ये अफ़गानी डिश जो है वो गली कूचों में फ़रोख्त करते हैं। तो किस तरह तैयार होती हैं, क्या होता है, इस पर अदनान तारिक में बता। शावर के इलाके अफगान कॉलोनी में बसने वाले 2 कम उम्र भाइयों ने लगाई हथरेड़ी मशहूर अफगान डिश मांतू की। 5 बहनों और 2 कमसिन भाइयों पर मुश्तमिल ये गरीब घराना रोजाना घर में मैदे से तैयार होने वाली टिक्कियाँ, जिसमें दाल चना, कीमा और सलाद के साथ मिक्स मसाले जात से भरे 80 से 100 मांतू तैयार करते हैं, जिसे दोनों भाई अपनी अपनी हथरेड़ियों पर सजाकर फकीराबाद के बाजारों में 4 बजे से रात 8 बजे तक फरोख्त करते हैं। मैं 3 बजे इधर आता हूँ, शाम 9 बजे 8 बजे जाता हूँ घर। माँ बहन ये बनाते हैं, मैं बेचता हूँ। अफगानिस्तानी लोग ये मांतू खाते हैं, पाकिस्तानी भी खाते हैं। बहनें सारा दिन घर में मांतू बनाने और दीगर छोटे मोटे काम करके हलाल रिज़्क कमाने की तगो दौड़ में लगी रहती हैं, जबकि दोनों भाई रेहान और सलान दिन को सरकारी स्कूल और फिर मदरसे से तालीम हासिल करने के बाद अपनी अपनी हथेड़ी पर सामान भर के 2 वक्त की रोटी रोजी कमाने निकल पड़ते हैं। मदरसे की छुट्टी हो जाए फिर भी आता हूँ, खाता हूँ, बहुत शौक से खाता हूँ। यह मांतू अच्छा है। 5वीं क्लास में पढ़ने वाले कमसिन रेहान और सलान का कहना है कि उन्हें भी माशरे में बाइज्जत तौर पर रहना, दूसरे बच्चों के साथ गली में शाम को खेलना पसंद है, मगर बेरोजगार वालिद और घर के फाकों ने उन्हें हथरेड़ी लगाने पर मजबूर कर दिया है। कैमरामैन अरसलान जुनैद के साथ अदनान तारिक, ARY न्यूज़, पेशावर। किस तरीके से महंगाई ने, बेरोजगारी ने आपके माशरे को हिट किया हुआ है, इफेक्ट किया हुआ है? ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्हें खेलने कूदने की उम्र है, वो इस तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपने घरों के खर्चे चला रहे हैं। तालीम हासिल करना हर शहरी का फ़र्ज़ है। बहरहाल इस हवाले से अरेंजमेंट्स वगैरह तो हो रहे हैं, लेकिन आई मीन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रियासत इस पर तवज्जो दे। 5 से 16 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं उनको बुनियादी तालीम फराहम करना
उनका हक है हुकूमत और की जाहिर है जिम्मेदारी हुकूमत है। की जिम्मेदारी भी है। और इसलिए आप टैक्स भी पे करते हैं ना, ताकि आपको कुछ रिटर्न में कुछ। लेकिन आप गवर्नमेंट से बात करें किसी हुकूमती एहलकार से तो वो फौरन आपकी जिम्मेदारी आपको याद करवा देते हैं कि आपने ये करना है। बतौर शहरी आपने ये करना है। आप सांस लेते हैं, ये आपके लिए बड़ा सोच समझ के सांस लें। चाहिए, सोच समझ के सांस। चलें जी, बहुत सारी एक तो ये हमें बोलने नहीं देते, कहते हैं बंद कर दें। बस खत्म हो गया टाइम जी। आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। डरा रही है तो हमें।